जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट की बैकबोन है। चाहे इंटरैक्टिव वेबसाइट्स बनानी हो, एनिमेशन सेट करनी हो या फिर डिबगिंग, ये सभी जो है जावास्क्रिप्ट के बिना इम्पॉसिबल है। तो इस वीडियो में आज हम कवर कर रहे होंगे सब कुछ फ्रॉम बेसिक्स जैसे लिंकिंग जावास्क्रिप्ट टू एडवांस डॉम मैनिपुलेशन, एनिमेशंस, इवेंट हैंडलिंग, डिबगिंग और एंड में कर रहे होंगे हम एक जावास्क्रिप्ट मिनी प्रोजेक्ट। तो रेडी हो जाओ अपने डेवलपमेंट स्किल्स को लेवल अप करने के लिए और बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। मैं आ चुका हूं अपने VS कोड में। आपको भी जो है अपना कोड एडिटर ओपन कर लेना है। देन अपना फुल स्टैक डेवलपमेंट फोल्डर आप यहां पे ओपन कर लीजिए। उसके बाद हम यहां पे क्रिएट कर लेंगे एक डायरेक्टरी जावास्क्रिप्ट के लिए, mkdir जावास्क्रिप्ट। और जैसे कि जावास्क्रिप्ट की डायरेक्टरी नाम से यहाँ पर हमारे पास पहले से अवेलेबल है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने देखा था जावास्क्रिप्ट एज ए लैंग्वेज और सभी कोर कॉन्सेप्ट्स जो हमने देखे थे जावास्क्रिप्ट के। तो यहाँ पर हम जो है बना लेंगे एक डायरेक्टरी जावास्क्रिप्ट सेकंड के नाम से और कर देंगे एंटर। और आपने अगर हमारी प्रीवियस जावास्क्रिप्ट की वीडियो नहीं देखी है तो मैं चाहूंगा कि आप वो पहले देख लीजिए और फिर यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। मैंडेटरी नहीं है, आप चाहो तो देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे हमने क्लियर कर लिए थे जावास्क्रिप्ट के सभी बेसिक्स और फ्रॉम स्क्रैच से हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है, कैसे वर्क करती है और हमको जावास्क्रिप्ट की जरूरत क्यों पड़ती है। और अगर आप जो है थोड़ा बहुत भी जावास्क्रिप्ट के बारे में बेसिक्स वगैरह जानते हैं तो भी आप यहीं से जो है कंटिन्यू कर सकते हैं इसी वीडियो से, क्योंकि साथ के साथ हम जो है सभी चीजें बेसिक्स से फ्रॉम स्क्रैच से यहाँ भी सीख रहे होंगे और साथ के साथ सभी चीजें जो है हम क्लियर करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ फाइल्स क्रिएट कर लेंगे, टच index.html और index.js एंड style.css। अब HTML में हम देख रहे होंगे पूरा स्ट्रक्चर वेब पेज का अपने, CSS से हम देख रहे होंगे स्टाइलिंग, एंड देन हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा जावास्क्रिप्ट पे, जिसमें हम पूरी जावास्क्रिप्ट अपनी लिख रहे होंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं अपने मेन जावास्क्रिप्ट की। उससे पहले जो है मैं इन तीन फाइल को जो है बाहर ही बन गई है, इनको मूव ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे जावास्क्रिप्ट सेकंड में, और ये रीडमी फाइल को जो है बाहर रख लेंगे। और अब हम, हाँ अब ये सही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेडमी अपनी ओपन कर लेते हैं और इसमें जो हमारे पास थोड़ा बहुत कंटेंट रहेगा, टॉपिक्स इसमें मैंने लिस्ट कर दिए हैं सभी, ताकि जो है इजिली वन बाय वन सभी को जो है देख पाएं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जावास्क्रिप्ट, एक क्विक इंट्रो लेंगे हम जावास्क्रिप्ट का। बिल्कुल जनरल टर्म्स में अगर हम समझे तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है हम पूरे फंक्शनिंग अपनी वेबसाइट की जो है मैनेज करते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप अपना एक घर रेडी कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आप फाउंडेशन रेडी करते हैं, उसके बाद आप ब्लॉक्स रेडी करते हैं, फिर हम वॉल्स रेडी करते हैं और उसके बाद फिर हम जो है रूफ रेडी करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर रेडी होने के बाद हम जो है उसमें स्टाइलिंग एंड डिजाइनिंग का सोचते हैं, पेंट वगैरह का सोचते हैं, और साथ ही साथ जो है हम वाटर एंड लाइट की जो है फिटिंग्स वगैरह और सेटअप वगैरह जो भी साथ में कराते रहते हैं। तो जब हम डिजाइनिंग और पेंट्स वगैरह ये सब करा लेते हैं, उसके साथ साथ ही हम जो है फिटिंग्स वगैरह भी करा रहे होते हैं, लाइट्स, वाटर एंड अदर सर्विसेज की। ये सब कुछ सेटअप होने के बाद वो सभी डिवाइसेस जो जो आपने लगाए हैं किस तरह से फंक्शनिंग करें, किस तरीके से बिहेवियर उनका हो, और कोई भी बटन प्रेस करने पे वो ओपन हो या फिर क्लोज हो, ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? उस इलेक्ट्रीशियन या फिर प्लम्बर की, जो उसकी जो है फिटिंग करता है। तो सेम अगर हम इसी चीज को वेब डेवलपमेंट में देखें कि आपकी वेबसाइट में कोई भी बटन क्लिक हो रहा है, कोई भी फॉर्म फिल हो रहा है और कोई भी अदर ऐसा इवेंट हो रहा है, तो उसके बाद उस आपकी वेबसाइट का क्या रिएक्शन होना चाहिए, वो सभी जो है मैनेज करती है जावास्क्रिप्ट। और इस सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर होती है? जावास्क्रिप्ट पे। तो यही है जावास्क्रिप्ट का एक बेसिक कोर फीचर, जिसके लिए जो है ये इंट्रोड्यूस भी हुई थी और जिसके लिए हम जो इसको यूज भी करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हैं, जो कि हम आज सीख रहे होंगे आगे इस वीडियो में, और वीडियो के एंड तक आप सभी चीजें जो है सीख चुके होंगे। तो एक क्विक इंट्रो और रिकैप के बाद हम चल लेते हैं अपने सीधे फर्स्ट टॉपिक पे, कि हम जावास्क्रिप्ट को जो है सबसे पहले यूज कैसे करेंगे। ये सब बात तो हमने कर ली कि जावास्क्रिप्ट होती क्या है, क्यों जरूरी है, कैसे क्या कुछ करती है। तो अब इसको हम यूज करना चाहते हैं और अपने वेब पेजेस में जो इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए देख लेते हैं हम हाउ टू लिंक जावास्क्रिप्ट टू योर HTML। सो जावास्क्रिप्ट को हम अपने वेब पेज में जो है तीन टाइप से इंटीग्रेट कर सकते हैं, और वो तीन टाइप क्या होते हैं? फर्स्ट होता है इनलाइन जावास्क्रिप्ट, सेकंड इज इंटरनल जावास्क्रिप्ट एंड देन थर्ड इज एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। ये तीनों वेज जो है उसी तरीके से सेम है, जिस तरह हम CSS को जो है इंटीग्रेट करते हैं अपने वेब पेजेस में, उसी तरह हम जावास्क्रिप्ट को भी इंटीग्रेट करते हैं। बस थोड़ा सा की डिफरेंस इनमें रहता है, वो हम अभी आगे चलकर देख रहे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज इनलाइन जावास्क्रिप्ट। सो इनलाइन जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं, जो भी कोई हमारा HTML एलिमेंट होता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे बटन एलिमेंट है, उसके अंदर हमारे पास कुछ बिल्ट इन एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे ऑन क्लिक है। तो ऑन क्लिक पे हम क्या करना चाहते हैं? अलर्ट फंक्शन चलाना चाहते हैं, जो कि हमको अलर्ट करे हेलो मैसेज देकर। तो इस तरह से पहला मेथड होता है जावास्क्रिप्ट को इंटीग्रेट करने का, वो होता है इनलाइन, जिसमें कि हम कुछ बिल्ट इन एट्रीब्यूट हमारे पास होते हैं, उनमें जो है हम फंक्शंस पास करते हैं और जावास्क्रिप्ट को इनलाइन इंटीग्रेट करते हैं। सेकंड टाइप हमारे पास आ जाता है इंटरनल जावास्क्रिप्ट, जिसमें कि हम क्या करते हैं, हमारे पास स्क्रिप्ट टैग होगा, उसके अंदर हम अपनी जावास्क्रिप्ट लिख रहे होंगे, और ये हम किसी भी HTML पेज के बिल्कुल बॉटम मोस्ट प्लेस में लिख रहे होते हैं, जस्ट बॉडी टैग के बिल्कुल ऊपर और सबसे लास्ट में। और थर्ड टाइप हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट।
तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं कि हम एक एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं और उसके बाद एंड में जैसा मैंने भी बताया बॉटम मोस्ट प्लेस में हम स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं और उसके बाद सोर्स में हम जो है फाइल का अपने पाथ एंटर कर देते हैं। अभी यहाँ हमने script.js एज एग्जांपल लिया है। अगर हमारी सेम डायरेक्टरी में फाइल होती है देन हम script.js ऐसे ही लिख सकते हैं, और अगर हमारी फाइल थोड़ा कहीं और प्लेस पे है किसी और डायरेक्टरी में देन जो हम उसका पूरा पाथ यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो चल लेते हैं अपने जो है जावास्क्रिप्ट सेकंड फोल्डर में, और यहाँ पे अब हम देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो है हम जावास्क्रिप्ट को लिंक कर सकते हैं। सबसे पहले एलएस में एक बार कर लूंगा और सीडी हम कर लेंगे जावास्क्रिप्ट में नहीं, हमको डायरेक्टरी जो है जावास्क्रिप्ट सेकंड में चाहिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट फर्स्ट पार्ट हमने जो पिछली वीडियो में देखा था उसमें वो सभी कंटेंट है। तो अब हम सीडी कर लेंगे जावास्क्रिप्ट जो है सेकंड में, और यहाँ पे एक बार कर लेंगे एलएस, और यहाँ पे हमको दिख रही है 3 फाइल हमारी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कोड कर लेंगे index.html और एंटर। तो यहाँ पे हम एक सिंपल वेब पेज बना लेंगे शॉर्टकट से। उसके बाद हम लिख लेंगे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट और उसके बाद एंटर कर लेंगे बॉडी में। यहाँ पे एक डिव हम बना लेंगे कंटेनर नाम से, क्योंकि हम थोड़ी बहुत स्टाइलिंग भी लगा रहे होंगे बेसिक्स, और ज़्यादातर हम स्टाइलिंग पे फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए इस वीडियो में आए हैं। सो कंटेनर के अंदर हम एक h1 बना लेते हैं। h1 बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हेलो, और हेलो के बाद जो है हम यहाँ पे एक पैराग्राफ भी लिख लेंगे वेलकम टू dev2ds से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मेथड हम यहाँ पर देख लेंगे जावास्क्रिप्ट को इंटीग्रेट करने का, जो कि होता है हमारा इनलाइन जावास्क्रिप्ट। सो इनलाइन जावास्क्रिप्ट में जैसा कि हमने अभी देखा ही कि हम कोई भी एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ ऑन, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि n नंबर ऑफ एट्रीब्यूट यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हो चुके हैं, जिनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो अपने वेब पेजेस में, और डिफरेंट इवेंट्स होने पर जो है अपनी वेबसाइट के डिफरेंट फंक्शन जो है आप करा सकते हो। तो यहाँ से हम सबसे पहले जो है ऑन क्लिक ही देख लेंगे। ऑन क्लिक हम यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे पास कर देंगे अपना अलर्ट फंक्शन, और अलर्ट में जो है हम यहाँ पे लिख देंगे हेलो। तो होगा क्या कि जैसे मैं इस वेब पेज को रन करता हूँ और इस H1 पे मैं क्लिक करूंगा तो हमको अलर्ट बॉक्स में जो है हेलो शो हो जाएगा। तो यहाँ से इसको गो लाइव कर लेंगे, और जैसे ही हम गो लाइव करेंगे हमारा पेज जो है ओपन हो जाएगा। उसको फुल स्क्रीन हम कर लेंगे, और जैसे ही मैं यहाँ पे आप देखिए हेलो पे क्लिक करूंगा ये अलर्ट मुझे जो है यहाँ पे विजिबल हो गया है, और इसको मैं ओके करूंगा तो ये जो है क्लोज हो जाएगा। और ऐसे ही हम जो है पैराग्राफ में भी कोई एट्रीब्यूट के साथ से ऑन माउस एंटर हम करें, माउस एंटर में अगर यहाँ से लूँ और इस पे मैं अलर्ट यहाँ भी लिख दूँ, और यहाँ पे भी हम कर दें हेलो दिस इज अ पैराग्राफ, और इसको मैं सेव करके वापस से ब्राउजर में आऊँ, और यहाँ पे आप देख रहे होगे हेलो दिस इज अ पैराग्राफ। जबकि मैंने यहाँ पे क्लिक नहीं किया, कुछ नहीं किया, ये पहले ही जो है अपने आप से चल गया, क्योंकि जैसे ही मैंने इस पे माउस एंटर किया, और पैराग्राफ जो होता है हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये जो है यहाँ पे चल जा रहा है। बट आप सोच रहे होंगे पैराग्राफ तो बस यहीं तक लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे हवर करने पे क्यों चल रहा है? तो इसके लिए हम जो है पहले थोड़ा स्टाइलिंग इन पे लगा लेते हैं। स्टाइल शीट अपने लिंक कर लेंगे हम यहाँ से, और इसको हम लिंक कर लेंगे hrefstyle.css, और यहाँ पे हम स्टाइल्स में लिख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम h1 पे स्टाइलिंग लगा लेंगे, और इसका हम बैकग्राउंड रख लेंगे रेड, और बैकग्राउंड रेड रखने के बाद हम यहाँ पे जो है पैराग्राफ में जो है स्टाइलिंग लगा लेंगे, और पैराग्राफ का जो हम बैकग्राउंड कर देंगे येलो। येलो करने के बाद वापस आएंगे तो आप देख रहे होंगे कि ये येलो में आपको पैराग्राफ दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे अगर जैसे ही पहुँचता हूँ तो ये अलर्ट मेरे को शो कर रहा है। तो इस तरीके से जो है इनलाइन जावास्क्रिप्ट हम इंटीग्रेट करते हैं अपने वेब पेजेस में। अब इनलाइन जावास्क्रिप्ट हटा देंगे हम यहाँ से, और अब सेकंड पार्ट हम देख रहे होंगे कि हम इंटरनल जावास्क्रिप्ट किस तरीके से अपने वेब पेज में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जैसा हमने बात की थी कि हम जो है बॉटम मोस्ट प्लेस में इसको लगाते हैं बॉडी टैग से ऊपर, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लिखेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट। ये सेम बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे हम CSS को इंटीग्रेट करते हैं इनलाइन, इंटरनल एंड फिर एक्सटर्नल फाइल में। यहाँ पे जब हम CSS को इंटरनली लिंक कर रहे थे, हेड के अंदर हम क्या करते थे स्टाइल टैग्स के बीच में अपनी CSS लिखते थे। सेम हम क्या करेंगे बॉडी से ऊपर यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ओपन करेंगे, यहाँ पर अपनी जो जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। अभी तक जो है हमने सेलेक्टर्स नहीं पढ़े हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक स्टेटमेंट लगा दूंगा console.log, और उसके अंदर हम क्या करेंगे लिख देंगे दिस इज इंटरनल जावास्क्रिप्ट। और अब आ रहे होंगे वापस से अपने वेब पेज में, और इसमें मैं इंस्पेक्ट ओपन करूंगा अपना। तो इंस्पेक्ट ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये लिखा आएगा दिस इज इंटरनल जावास्क्रिप्ट। तो ये हमारी जो है जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिंक हो चुकी है इंटरनली। चाहे तो मैं यहाँ पे एक अलर्ट भी करवा देता हूँ, एक अलर्ट फंक्शन यहाँ पे चला देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे हेलो दिस इज इंटरनल जावास्क्रिप्ट।
जैसे ही हम आएंगे वापस तो आप देखोगे दिस इज इंटरनल जावास्क्रिप्ट, और इसको अब कट कर लेंगे। वापस आ जाएंगे हम यहाँ से अपने VS कोड में। दो मेथड हमने देख लिए जावास्क्रिप्ट को लिंक करने के, अब थर्ड मेथड हम देख रहे होंगे। उसके लिए पहले इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे और फिर स्क्रिप्ट टैग में हम एट्रीब्यूट अपना एक लिख लेंगे SRC, जैसा हमने देखा ही था जब हम बात कर रहे थे थ्योरेटिकली। फिर इसमें हम जो है अपना पाथ एंटर कर लेंगे। जैसे हमारे पास जो है सेम डायरेक्टरी में है तो index.js हमारा फाइल का नाम है, तो हमने जो है यहाँ पे लिख लिया है। सेम जैसे हमने CSS को लिंक किया वैसे ही हमने स्क्रिप्ट टैग लगा के जावास्क्रिप्ट को भी लिंक कर लिया है। बस इसमें हम जो है लिंक टैग का यूज करते हैं और यहाँ पे हम जो है स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। तो अब आ जाएंगे अपने index.js फाइल में। सिंपली अब हम जैसे CSS लिखते थे अलग फाइल में वैसे हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे होंगे। यहाँ पर सेम स्टेटमेंट लिख लेंगे console.log दिस इज एन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, और इसको सेव कर लेंगे। और उसके बाद हम आ जाएंगे वापस से अपने ब्राउजर में, और अब इंस्पेक्ट टैब ओपन करूंगा तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है लिखा रहा है दिस इज एन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो इस तरीके से जो है एक्सटर्नली जावास्क्रिप्ट जो है लिंक होती है। तो ये थे 3 मेथड जिनके थ्रू हम जावास्क्रिप्ट को अपने वेब पेजेस में इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसके बाद जो है उसको यूज कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे। अब वापस आ जाएंगे index.html में, और हम सारा काम जो है एक अलग index.js फाइल में कर रहे होंगे। आ जाएंगे अपने index.html में, और यहाँ जो है हम क्या कर रहे होंगे कि बस यहाँ पे HTML हम लिखेंगे और CSS फाइल में हम CSS लिख रहे होंगे और index.js फाइल में हम जावास्क्रिप्ट का कोड अपना लिख रहे होंगे, क्योंकि हम बिल्कुल आइडेंटिकल वे में जो है काम करना सीख रहे हैं। और मेथड ऑफ सेपरेशन के ही हिसाब से हम चल रहे होंगे कि स्ट्रक्चरल कोड जो हम लिख रहे होंगे HTML फाइल में, और जो है डिजाइनिंग स्टाइलिंग हम कर रहे होंगे CSS फाइल में, एंड देन फंक्शनल बिहेवियर एंड लॉजिकल कोड जो हम लिख रहे होंगे जावास्क्रिप्ट फाइल में। सो जावास्क्रिप्ट इंटीग्रेशन देखने के बाद चल लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आ जाएंगे अपनी रेडमी फाइल में हम। सो जावास्क्रिप्ट ये सभी फंक्शनलिटीज हमारी वेबसाइट में हम लाती कैसी है, तो अभी हमने जैसे देखा बिल्ट इन फंक्शंस ये सभी जो है हमने लिखे और उनसे कुछ कुछ बिहेवियर हमारे वेब पेजेस में हो रहे थे। बट ये सभी होता कैसे है, इसके पीछे जो है चीजें चल क्या रही होती हैं वो अब हम देखेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास है द DOM मॉडल। DOM मॉडल होता क्या है? सो DOM मॉडल जनरल स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और ये क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है HTML XML डॉक्यूमेंट्स के लिए। सो DOM मॉडल बेसिकली करता क्या है, ये हमारे वेब पेजेस को जो है रिप्रेजेंट कर देता है एक हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में। मतलब कि हमारा वेब पेज जैसे कि जो हमने यहाँ पे देखा HTML का हमारा पेज है, तो ये एक हायरार्किकल ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर में जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और उसके बाद जो है हम इस पे डिफरेंट ऑपरेशंस जो है परफॉर्म करते हैं। तो कैसे ये होता है लाइव इसको हम देखते हैं। इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। सबसे पहले आपको एक न्यू टैब ओपन कर लेना है ब्राउजर में, और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है HTML ट्री जनरेटर। एंटर कर लेंगे। जैसे आप एंटर करते हो फर्स्ट ही आपके पास वेब पेज ओपन हो जाएगा HTML ट्री जनरेटर। ये एक एक्सटेंशन है क्रोम में, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हो और देन क्लिक ऑन ऐड टू क्रोम, और जैसे ही आप ऐड टू क्रोम करोगे फिर यहाँ पे आपके पास एक अलर्ट और पॉपअप आपके सामने ओपन हो जाएगा। क्लिक ऑन ऐड एक्सटेंशन। जैसे आप ऐड करते हो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और ये जो है हमारे क्रोम में ऐड हो चुका है। तो एक्सटेंशन हमारे यहाँ पे ऐड हो चुका है। सो इस पेज को हम जो यहाँ से कट कर लेंगे, और अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं अपने वेब पेज में, यहाँ से हम क्लिक कर लेंगे और क्लिक करेंगे HTML ट्री जनरेटर। तो यहाँ पर आप फिर देखोगे कि इस एक्सटेंशन ने हमारे लिए एक ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर जो है जनरेट कर दिया है, जिसमें हायरार्की आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है एक HTML डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर हमारे पास 2 चिल्ड्रन होते हैं, एक हेड एंड देन बॉडी। और हेड के अंदर हमारे पास मेटा टैग एंड देन टाइटल और लिंक टैग जो है इसके चिल्ड्रन है। देन बॉडी टैग जो हमारा है उसके अंदर हमारे पास एक डिव चिल्ड्रन है, और डिव के भी अंदर 2 नेस्टेड और चिल्ड्रन हैं। और नीचे थोड़ा आए तो यहाँ पे स्क्रिप्ट है और एक और स्क्रिप्ट चिल्ड्रन है। तो यही हम देखें इन वेब पेज में हमारे पास यही सेम स्ट्रक्चर है। तो ये एक्सटेंशन जो है आपको हेल्प करता है कि आप पूरे वेब पेज को जो है एक हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर बेस्ड फॉर्म में देख पाएं और DOM मॉडल को अच्छी तरह से विजुअलाइज कर पाएं। तो इस एक्सटेंशन को आप जब भी चाहें उस समय यूज कर सकते हैं। अभी बस मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता था कि DOM मॉडल आखिर दिखता कैसा है। तो ये इस एक्सटेंशन की हेल्प से आप जो है फर्दर फ्यूचर में किसी वेब पेजेस के लिए जो आप यूज कर सकते हो और DOM मॉडल को अच्छी तरह समझ सकते हो। डिबगिंग में भी जो है आपकी हेल्प करता है, और स्पेसिफिक किसी एक एलिमेंट को जो है टारगेट करने में भी आपकी हेल्प करता है। सो वापस आ जाएंगे अपने VS कोड में, और यहाँ से VS कोड में हम आ जाएंगे और यहाँ से चल लेंगे अपनी रीडमी में फिर से। अब DOM मॉडल में हमारे पास होता क्या है? सो DOM मॉडल में बेसिकली हमारे पास होते हैं ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स जैसे कि div, p एंड बॉडी जो कि हमने अभी देखे थे। तो उनके अंदर हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक हमारे पास होगा प्रॉपर्टी और दूसरा होगा हमारे पास मेथड। और ये प्रॉपर्टी एंड मेथड क्या चीज होते हैं? प्रॉपर्टीज होते हैं हमारे एट्रीब्यूट्स लाइक इनर HTML स्टाइल एंड क्लास नेम। मतलब जो भी हमारे पास किसी भी एलिमेंट के बारे में डेटा होगा, जैसे कि उसकी स्पेसिफिक चीजें, अगर हिंदी में हम समझें कि विशेषताएं उसकी क्या क्या होंगी, वो कैसा दिखता है, कैसे उसमें स्टाइलिंग है, क्या उसमें क्लास नेम्स है, तो ये सभी होंगी उसकी प्रॉपर्टीज। और अगर हम सेकंड समझे मेथड्स, एक्शंस लाइक गेट एलिमेंट बाय आईडी और अपेंड चाइल्ड। मतलब मेथड्स वो कि वो क्या क्या फंक्शनिंग कर सकता है, वो सभी आता है उसके मेथड्स में।
जैसे कि एक एलिमेंट पे क्लिक करने के बाद उसका क्या बिहेवियर रहता है, क्या एक्शन वो परफॉर्म करता है, वो आता है उसके मेथड्स में। तो एज ए एग्जांपल अगर हम समझे तो index.html फाइल में हम आएंगे और यहाँ पे h1 हम देखें, इसके अंदर हमने हेलो लिखा है, तो हेलो में जो भी मैं इसकी स्टाइलिंग लिखूंगा, जैसे फॉन्ट साइज में इसका लिखूं 25 पिक्सल्स, तो वो हो जाएगी इसकी प्रॉपर्टी। और अगर इसमें ही मैं जावास्क्रिप्ट लगा के एक फंक्शन लगा दूं कि इस पे क्लिक होने पे जो है एक अलर्ट हमको शो होना चाहिए, तो वो हो जाएगा उसमें एक मेथड। तो इस तरीके से जो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में दोनों चीजें प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स जो है काम करते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे भी लिस्ट है, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक डिव है जिसमें आईडी एग्जांपल है और उसमें कंटेंट हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। सो फर्स्ट मैंने क्या किया, एक स्क्रिप्ट टैग ओपन कर लिया है, फिर यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट एलिमेंट एक एलिमेंट कांस्टेंट बना लिया है और उसके अंदर हमने जो है वैल्यू एग्जांपल, जो कि ये डिव के अंदर कंटेंट था, इसकी वैल्यू जो हमने एलिमेंट को असाइन कर दी है। और ये कैसे हुआ है, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये क्या है, ये एक जावास्क्रिप्ट सेलेक्टर है, जो कि अभी हम इस टॉपिक के बाद ही देख रहे होंगे इस एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना। उसके बाद मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग कर दिया है एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल। तो इनर एचटीएमएल क्या करता है, हमको कंटेंट प्रोवाइड करता है। जिस भी एलिमेंट के बाद डॉट लगा के हम इनर एचटीएमएल लिखते हैं तो ये इसके अंदर का जो है हमको एचटीएमएल कंटेंट प्रोवाइड कर देता है। सो यहाँ पे जो है एक इनर एचटीएमएल जो हो जाएगा हमारा, ये रहेगी हमारी एक प्रॉपर्टी। और गेट एलिमेंट बाय आईडी जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये हमारा रहेगा एक मेथड। और इसको भी जो है हमने यहाँ पे एक फंक्शन के थ्रू जो है कॉल कर दिया है, जिसके थ्रू हम जो इसको प्रिंट कर सकते हैं। सिंपली इसको जो है हम यहाँ पे रन करके भी देख सकते हैं। इसको जो है हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जो है कंट्रोल वी कर देंगे और यहाँ से आ जाएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ हम देखेंगे इंस्पेक्ट करके। तो इंस्पेक्ट जैसे ही करेंगे आप यहाँ पे देखोगे हेलो वर्ल्ड जो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से जो है हमारे डॉम मॉडल में प्रॉपर्टीज एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसको यहाँ पे हम कंट्रोल जेड कर लेंगे एक बार और आ जाएंगे रेडमी में। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टीज एंड मेथड, जिसके बारे में हमने जो ऊपर भी बात करी ली है। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, प्रॉपर्टीज जो है डिस्क्राइब्स करती हैं एट्रीब्यूट्स को और मेथड जो है परफॉर्म करते हैं एक्शन। सो एक और की डिफरेंस इन दोनों के बीच में होता है, जिससे कि आप इजीली पहचान पाओगे कि कौन प्रॉपर्टीज है और कौन मेथड्स हैं। तो जब भी हम किसी प्रॉपर्टी को लिखते हैं तो उसके बाद जो है हम ब्रैकेट्स नहीं लगाते हैं, और जब भी हम किसी भी मेथड को लिखते हैं तो उसके बाद जो है हम यहाँ पे जो है ब्रैकेट्स ओपन कर रहे होंगे और उसके अंदर आर्गुमेंट्स भी हम पास करते हैं। जिस भी टाइप के वो जो है वैल्यूज एक्सेप्ट करता है वो हम यहाँ पे जो है एंटर कर देते हैं। तो सिंपली हम डॉट लगाते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर्टी लिखते हैं। अगर प्रॉपर्टी है तो ब्रैकेट नहीं लगेंगे, अगर वो मेथड है तो उसके बाद जो है हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा के उनको कॉल करते हैं। सो ये तो ओवरव्यू डॉम मॉडल का, जो कि हेल्प करता है जावास्क्रिप्ट को सभी फंक्शनिंग में। तो अब हम मूव ऑन कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो नाउ डॉम मैनिपुलेशन। तो जितनी भी अभी तक हमने बातचीत की है, थ्योरेटिकल जितनी भी चीजें अभी तक हमने देखी हैं, तो अब हम वो देखेंगे प्रैक्टिकली वो सारी चीजें वर्क कैसे करती हैं, कैसे हम जो है एलिमेंट्स को जो है टारगेट करते हैं, देन उसके बाद उन पे स्पेसिफिक ऑपरेशंस परफॉर्म कराते हैं और स्पेसिफिक फंक्शंस एंड बिहेवियर उनके थ्रू जो है अचीव करते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सेलेक्टर्स टू एक्सेस एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट को जो है मैनिपुलेट करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए हमको जो है उसको पहले एक्सेस करना पड़ता है। और जावास्क्रिप्ट में किसी भी एलिमेंट को जो है सेलेक्ट करके एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो है 5 मेथड्स होते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे लिस्ट हुए हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। सो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, पहले हम किसी भी एलिमेंट को जो है टैग नेम से एक्सेस कर सकते हैं, सेकंड हम क्लास नेम से एक्सेस कर सकते हैं, थर्ड हम आईडी नेम से एक्सेस कर सकते हैं, फोर्थ हमारे पास होता है एक क्वेरी सेलेक्टर एंड फिफ्थ होता है क्वेरी सेलेक्टर ऑल। सो सिंपली ये पांच होते क्या है। सो फर्स्ट इज गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। इसमें हम जो है किन्हीं भी एलिमेंट्स के जो है टैग नेम से उनको जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद उसको एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास आता है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। सिमिलरली इसमें भी जो है हम किसी भी एलिमेंट्स की क्लास नेम से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, देन उसके बाद उसको एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास आता है गेट एलिमेंट बाय आईडी। गेट एलिमेंट बाय आईडी में हम जो है किसी भी एलिमेंट के आईडी के थ्रू उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सो फोर्थ हमारा आ जाता है क्वेरी सेलेक्टर, और ये जो है अबव मेंशन ऑल ऑफ दीज थ्री से थोड़ा सा डिफरेंटली वर्क करता है। इसमें जो हम पहले लिखते हैं क्वेरी सेलेक्टर और उसके बाद हम कुछ भी क्लास, आईडी या फिर टैग नेम से एलिमेंट को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिफ्थ हमारे पास आ जाता है क्वेरी सेलेक्टर ऑल। इसमें भी सिमिलरली जो मैंने आपको भी रूल बताया कि हम किसी भी क्लास, टैग या फिर आईडी के नेम से जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। डिफरेंस क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर ऑल में क्या होता है कि क्वेरी सेलेक्टर हमको जो है फर्स्ट एलिमेंट प्रोवाइड करता है जब हम टारगेट करते हैं किसी भी स्पेसिफिक क्लास या फिर टैग नेम से एलिमेंट को, क्योंकि आईडी से जब हम कभी भी टारगेट करेंगे तो वो जो क्वेरी सेलेक्टर ऑल में हो या क्वेरी सेलेक्टर में, वो सिंगल फर्स्ट आइटम ही हमको रिटर्न करने वाला है, क्योंकि एक आईडी का एक ही आइटम जो है पूरे डॉक्यूमेंट में हो सकता है। इसलिए बाकी जो दो बचे क्लास नेम एंड टैग नेम, इसमें जितने भी एलिमेंट हमारे सेम टैग और सेम क्लास से होंगे उसमें से जो है ये सबसे फर्स्ट एलिमेंट हमको प्रोवाइड कर देता है क्वेरी सेलेक्टर। एंड देन क्वेरी सेलेक्टर ऑल क्या करता है, ये हमको जो है सभी एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट होंगे किसी एक पर्टिकुलर टैग नेम या फिर क्लास नेम, और उनकी जो है हमको एक नोड लिस्ट जो है रिटर्न कर देता है। नोड लिस्ट हम कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि हमको एक एरे रिटर्न कर देता है जिसमें वो सभी एलिमेंट्स जो है 1 by 1 इंडेक्स से जो है लगे हुए होते हैं।
तो कैसे ये पांचों जो है वर्क करते हैं वन बाय वन हमको समझ लेंगे अब चल के अपने HTML और JS फाइल में। यहाँ पे हम समझ रहे होंगे वन बाय वन सभी को। सो ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक H1 लिख लेंगे और उसमें हम लिख लेंगे दिस इज अ टैग नेम सेलेक्टर। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक H1 या H2 हम यहाँ बना लेंगे और H2 में लिख लेंगे दिस इज अ क्लास नेम सेलेक्टर। और इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको क्लास देनी पड़ेगी एक क्लास हम लिख लेंगे हेडिंग 2 हम यहाँ पे लिख लेंगे। और थर्ड हम यहाँ पे कर लेंगे एक H3 बना लेंगे और H3 में हम लिख लेंगे ID और ID हम लिख लेंगे हेडिंग 3। और इसके बाद हम यहाँ पे इसके अंदर हेडिंग भी प्रोवाइड कर देंगे दिस इज एन ID सेलेक्टर। और इसके बाद हम क्वेरी सिलेक्टर को हम इनकी हेल्प से समझ रहे होंगे। सो ये लिखने के बाद अब हम चलते हैं अपनी JS फाइल में। सो JS फाइल में हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे यहाँ पे कॉन्स्ट और H1 हम लिखेंगे या फिर हेडिंग 1 इसको हम लिख सकते हैं। हेडिंग 1 लिखेंगे और पहले मैं अपने AI को जरा यहाँ स्नूज कर लेता हूँ ताकि ये जो ऑफ रहे। और अब हम करेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। और जैसे मैं लिखता हूं और उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे और उसके बाद जो हम यहाँ पे वैल्यू एंटर करेंगे जो भी हमारा टैग का नेम था। जैसे हमारा टैग का नेम वहां पर है H1 हमको सेलेक्ट करना है और H1 सेलेक्ट करने के बाद ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे कांस्टेंट हेडिंग डिफाइन कर लिया है और हेडिंग कांस्टेंट को हमने वैल्यू असाइन कर दी है जो भी H1 के अंदर है। और वो हमने कैसे किया, हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट हमारा होता है पूरा वेब पेज जो कि हमने देखा था, पूरा डॉक्यूमेंट्री ऑब्जेक्ट जैसे कि ट्रांसफॉर्म कर देता है द डॉम मॉडल वेब पेजेस को, वो हो जाता है हमारा डॉक्यूमेंट। उसमें हमारे पास मेथड होता है गेट एलिमेंट बाय टैग नेम जो कि टैग नेम से सभी एलिमेंट हमको रिटर्न करता है। और ये भी हमको एक अरे रिटर्न करता है जिसमें हमारे पास सभी एलिमेंट्स होते हैं। जो सबसे फर्स्ट अपीयरेंस होगा वो 0th इंडेक्स पे होगा, जो सेकंड प्लेस पे होगा वो यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे अपीयर हो रहा होगा और जो थर्ड प्लेस पे होगा वो यहाँ पे सेकंड इंडेक्स में। इस तरीके से जो है पूरे अरे में एलिमेंट हमारे पास आ रहे होंगे। तो इस तरीके से हमने हेडिंग को जो है सेलेक्ट तो कर लिया है। अब इसको जो हम यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे, CLG कर लेंगे हेडिंग 1 को। तो जैसे अब इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे अपने ब्राउजर को और अब यहाँ पे हम इंस्पेक्ट ओपन करेंगे अपना इंस्पेक्ट एलिमेंट और यहाँ पे देखेंगे हमको दिख रहा होगा HTML कलेक्शन 1। तो जैसे कि हमने ये बात की कि हमको एक अरे रिटर्न करता है, तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे एक HTML कलेक्शन जो आ चुका है। वापस हम आ जाएंगे यहाँ पर और अब देखेंगे कि हम किस तरीके से वो हेडिंग 1 को एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, अगर हमको अरे के किसी भी एक एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो हम पहले लिखते हैं अरे का नाम जो कि वेरिएबल हमारे पास हेडिंग 1 है और उसके बाद हम लगाते हैं यहाँ पे ब्रेसेस, मीडियम ब्रेसेस और उसके बाद जो है हम यहाँ पे इंडेक्स पास कर देंगे। तो अभी हमारे पास HTML पेज में हम देखें तो बस एक हेडिंग हमारे पास है और हम फर्स्ट हेडिंग को ही एक्सेस करना चाहते हैं। तो हम सीधे यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे 0 क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारा 0th इंडेक्स पे रहता है जावास्क्रिप्ट में। और इसको यहाँ पे सेव करने के बाद वापस आ जाएंगे हम ब्राउजर में और यहाँ पे हम देखेंगे तो लिखा आ जाएगा H1 दिस इज द टैग नेम सेलेक्टर। तो इस तरीके से हमारा जो है फर्स्ट टाइप जो है काम करता है जो कि होता है टैग गेट एलिमेंट्स बाय आईडी। और अब हम देखते हैं सेकंड टाइप अपना जो कि हमारे पास था क्लास नेम। तो कॉन्स्ट हेडिंग 2 हम यहाँ पे लिख लेंगे और सेम जैसे हमने पहले किया था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम किया था, इसमें हम क्लास नेम करेंगे और इसमें हम यहाँ पे क्लास नेम एंटर कर देंगे अब जो कि हमारे पास था हेडिंग 2। देख लेंगे एक बार, यहाँ पर हमारे पास सेम था, ये हेडिंग 2 हमारे पास क्लास नेम है। तो इसको हमने एक्सेस कर लिया है और अब इसको भी हम जो है सिमिलरली प्रिंट कर लेंगे कंसोल डॉट लॉग और हेडिंग 2। और इसको भी अब अगर हम यहाँ पे वापस आकर देखें तो ये आएगा HTML कलेक्शन H2 डॉट हेडिंग 2। तो सिमिलरली ये भी हमारे पास एक और अरे आ चुका है और इसकी लेंथ आप देखो 0th इंडेक्स पे H2 डॉट हेडिंग 2 मीन्स हेडिंग H2 हमने लिखा है एलिमेंट और उसके अंदर हमारी क्लास है हेडिंग 2 और इसको ऊपर करेंगे क्लोज तो लेंथ इसकी 1 है और प्रोटोटाइप HTML कलेक्शन। तो इसका भी हम सिमिलरली इंडेक्स 0 इसका अगर प्रिंट कराएंगे तो आप यहाँ पे देखोगे सेम जो है हमने वहाँ पे HTML में जो ये हेडिंग ली है दिस इज क्लास नेम सेलेक्टर, ये यहाँ पर प्रिंट हो रहा होगा H2 क्लास में हेडिंग 2 है एंड दिस इज अ क्लास नेम सेलेक्टर। तो इस तरीके से सेकंड टाइप हमारा रहता है क्लास नेम जिससे कि हम क्लास नेम के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं एलिमेंट को। अब थर्ड टाइप हम सिमिलरली देख लेंगे, आ जाएंगे जावास्क्रिप्ट में कॉन्स्ट हेडिंग 3 इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट
एलिमेंट्स बाय आईडी और गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसके बाद एंटर कर देंगे हम आईडी, जो कि हमारे पास थी हेडिंग 3, और हेडिंग 3 ही थी क्या, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। जी हाँ, और इसको मैं दोबारा से सिमिलरली इसको भी हम प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग हेडिंग 3, और इसमें भी हम जो है सीधे ही अब 0 इंडेक्स पे एलिमेंट प्रिंट करा देंगे। बट इसमें हमको जो है प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, सॉरी, क्योंकि हमारे पास सिंगल आइटम होता है आईडी सेलेक्टर में। तो हेडिंग 3 में प्रिंट करूंगा, आप देखोगे H3 आईडी हेडिंग 3 दिस इज एन आईडी सेलेक्टर। तो सिंपली जब हम ये कर रहे थे हेडिंग 1 हेडिंग 2 में, मतलब गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम एंड गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, तो हमारे पास एक अरे रिटर्न हो रहा था। बट आईडी सेलेक्टर में हमारे पास जो है सिंगल एलिमेंट ही आता है, क्योंकि हमारे पास एक वेब पेज में सिंगल आईडी का जो है एक ही एलिमेंट हो सकता है। ये तीनों बेसिक सेलेक्टर देखने के बाद अब हम देख लेते हैं क्वेरी सेलेक्टर कि वो किस तरीके से सेलेक्ट करता है एलिमेंट और काम करता है। सो उसके लिए पहले हमको जो है यहाँ पे मल्टीपल हेडिंग्स हमको बना लेनी चाहिए, तो कि हम अच्छे से उसको समझ पाए। हेडिंग H1 हम यहाँ लिख लेंगे, इसमें अब हम लिख लेंगे दिस इज फॉर क्वेरी सेलेक्टर, और इसको जो है हम फिर पेस्ट कर लेंगे। 3 हेडिंग्स हमारे पास H1 की हो चुकी हैं। तो अब वापस हम आएंगे और यहाँ पे index.js में, और अब यहाँ पे लिखेंगे const qs1 क्वेरी सेलेक्टर 1, ताकि हम जो है क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर ऑल को देख सकें। सो पहले हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे जो है हम एंटर कर देंगे H1 के बाद इसको भी हम सिंपली यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे कंसोल डॉट लॉग qs1। तो जैसे हम इसको सेव करेंगे, वापस आ जाएंगे अपने ब्राउजर में, यहाँ पे हम देखेंगे दिस इज अ टैग नेम सेलेक्टर। बस पहला ही एलिमेंट हमारे पास आया है क्वेरी सेलेक्टर जब हमने लिखा था। जब यहाँ पे हम वापस आके देखें तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास है दिस इज अ टैग नेम सेलेक्टर अंडर द H1। तो इसको मैं अगर यहाँ से कट करूँ फिर सेव करूँ, वापस आए देखेंगे दिस इज फॉर क्वेरी सेलेक्टर। मीन्स जो भी मैं यहाँ पे H1 या फिर आईडी सेलेक्टर या फिर क्लास नेम जो भी मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, उसमें जो है ये फर्स्ट एलिमेंट अपीयरेंस, जिस भी एलिमेंट की जो है फर्स्ट अपीयरेंस होगी उसको हमारे पास लाके सेलेक्ट कर देगा, और फिर हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। वापस से मैं इसको जो है यहाँ पे कंट्रोल Z करके सेव कर लूंगा। और अब आई होप आप जो है इसको समझ चुके होंगे क्वेरी सेलेक्टर को अच्छे से। आप और तब समझोगे जब हम क्वेरी सेलेक्टर ऑल का भी यूज देख लें। तो कॉन्स्ट qs2 हम यहाँ पे लिखेंगे, और अब इसको करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और इसके अंदर हम एंटर करेंगे दोबारा से H1, और फिर हम जो है यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे कंसोल डॉट लॉग qs2 को, और उसके बाद हम ब्राउजर में वापस आएंगे। तो जो शुरुआत में आप देखो कि यहाँ पे जो है नोड लिस्ट हमारे पास लिखा आ रहा है। इसमें हमारे पास H1 और H1 3 एलिमेंट इस नोड लिस्ट के अंदर हमारे पास है। 0th इंडेक्स पे भी H1 है, और फर्स्ट इंडेक्स पे भी H1, और सेकंड इंडेक्स पे भी H1, और लेंथ आप देख रहे हो यहाँ पर 3 है, और प्रोटाइप इसका है नोड लिस्ट। तो वापस हम आए और यहाँ से मैं आपको दिखाऊं कि 0th इंडेक्स अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ, जैसे कि हम शुरुआत में ही कर रहे थे, इसको सेव करेंगे। अब आप देखोगे दिस इज अ टैग नेम सेलेक्टर, और तीनों को मैं जैसे प्रिंट करूं क्वेरी सेलेक्टर में 1, फिर यहाँ पे इंडेक्स सेकंड, और इसको अगर मैं यहाँ से जो है अभी कमेंट कर दूं, सेव करूं, और फिर हम वापस आए तो आप देखोगे दिस इज अ टैग नेम सेलेक्टर, दिस इज अ क्वेरी सेलेक्टर, और दिस इज फॉर क्वेरी सेलेक्टर। जैसा कि यहाँ पे देखें आप, यहाँ पर हमारे पास 3 H1 है, फर्स्ट टैग नेम सेलेक्टर और फिर 2 सिमिलर है, जो कि एज इट एज हमारे पास ब्राउजर में प्रिंट हो चुकी है। यहाँ से अब जो है मैं ये पूरा कोड जो है इसको भी अनकमेंट कर लेता हूँ, और आई होप अब जो आप समझ चुके होंगे। मेन डिफरेंस क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल में ये रहता है कि आपको जो है क्वेरी सिलेक्टर ऑल में पूरा नोड लिस्ट मिलती है, और क्वेरी सिलेक्टर में सिर्फ एक सिंगल आइटम मिलता है जो कि फर्स्ट अपीयरेंस पे हो। और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर जो है हम वैल्यू एलिमेंट नेम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लास नेम से भी और आईडी नेम से भी। बस डिफरेंस ये हो जाता है, अगर मैं जैसे क्लास नेम से सेलेक्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पे डॉट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, उसके बाद जैसे हेडिंग 2 में लिखूं, और अगर क्वेरी सेलेक्टर ऑल में मैं देखूं और फिर मुझे आईडी से सेलेक्ट करना हो, दोनों में हम जो है तीनों टाइप से सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें मैं आईडी से सेलेक्ट करूं, मतलब एक ही बारी में मैं दोनों का दिखा देता हूं कि आईडी को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे और क्लास को कैसे। आईडी के लिए जो है हम ये हैश सिंबल्स यूज करेंगे, और उसके बाद हम आईडी अपनी लिख देंगे। जैसे हेडिंग 3 का जो एलिमेंट है वो हमारे पास जो है आईडी है, और हेडिंग 2 का जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्लास नेम है। तो इनको सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं प्रिंट करूंगा और फिर सेव करने के बाद वापस आएंगे, तो हम देखेंगे ये ऊपर के जो प्रिंट हो रहे हैं इनको पहले मैं एक बार कमेंट कर लेता हूँ, अच्छे से हम समझेंगे। आएंगे ब्राउजर में तो यहाँ पे आप देखोगे H2 ये पहला जो प्रिंट हुआ है वो ये क्वेरी सेलेक्टर की वजह से प्रिंट हुआ है, जिसमें हमारे पास क्लास नेम सेलेक्टर है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो डॉट ऑपरेटर के साथ हेडिंग 2 मैंने दिया है। और उसके बाद
इसमें क्या हुआ है कि हमारे पास जो HTML पेज में हम देखें हेडिंग 2 में बस सिंगल एलिमेंट था, तो यहाँ पर फर्स्ट जो सिंगल एलिमेंट था वो प्रिंट हो चुका है, दिस इज एन आईडी सिलेक्टर। और उसके बाद जो है 2 बार अनडिफाइंड प्रिंट हुआ, और अनडिफाइंड क्यों प्रिंट हुआ है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ सिंगल एलिमेंट था और हम बार बार उसको प्रिंट करा रहे थे, और अदर एलिमेंट हमारे पास नहीं है, तो वो अनडिफाइंड ही प्रिंट वहां पे होगा। सो इस तरीके से हमारे पास सारे जो है जावास्क्रिप्ट सेलेक्टर्स होते हैं, जिनके थ्रू हम जावास्क्रिप्ट में एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो अब हम मूव ऑन कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, तो चल लेते हैं अपने रेडमी में। और अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा मॉडिफाइंग एलिमेंट्स एंड चेंजिंग स्टाइल्स। तो किस तरीके से जो है हम स्टाइल्स वगैरह चेंज कर सकते हैं थ्रू द जावास्क्रिप्ट। जैसे CSS फाइल में तो आपने देखा होगा, CSS से हम स्टाइलिंग वगैरह चेंज करते हैं, बट डायनेमिकली अगर हमको स्टाइलिंग वगैरह चेंज करनी हो, कुछ एट्रीब्यूट्स वगैरह चेंज करने हो, तो वो हम जो है जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली वापस चल लेंगे अपने index.html में, और यहाँ से ये एक्स्ट्रा हेडिंग्स जो है कट कर लेंगे, और अब यहाँ पे आ जाएंगे index.js में। एलिमेंट्स हमने सेलेक्ट तो पहले से करके रखे हैं, सिंपली अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है इनको स्टाइलिंग वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। तो अब हेडिंग 1, जैसे कि हम ब्राउजर में एक बार देखें, हेडिंग 1 पे हमारी जो है H1 पे यहाँ पे दिस इज अ टैग नेम सेलेक्टर, इस पे बैकग्राउंड कलर जो है रेड लगा हुआ है। तो ये अगर हमको चेंज करना हो थ्रू द जावास्क्रिप्ट, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ से भी हम सबसे पहले जो ये प्रिंट स्टेटमेंट जितनी भी है इनको जो है कट कर लेंगे, क्योंकि हमको अब प्रिंट वगैरह कुछ नहीं कराना है। सिंपली अब मैं जो है हेडिंग 1 जो हमारे पास है, इसको मैंने गेट तो किया हुआ है। अब इसमें मैं जो है बैकग्राउंड कलर उसका चेंज करना चाहता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे देखें, अभी हमारे पास बैकग्राउंड कलर रेड है, तो मैं चाहता हूँ कि ये बैकग्राउंड कलर जो है ग्रीन हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली लिखेंगे हेडिंग 1 डॉट देन स्टाइल देन कलर, सॉरी बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू ग्रीन। जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया, तो मैं वापस ब्राउजर में जाऊंगा, तो क्या मुझे चेंज दिखेगा? जी नहीं, मुझे चेंज बिल्कुल नहीं दिखने वाला है, क्योंकि मैंने जो है यहाँ पे सेट किया है वो हेडिंग 1 को, मतलब कि पूरे अरे को जो है सेट कर दिया है बैकग्राउंड कलर ग्रीन। बट इस तरह से ये वैलिड ही नहीं होगा, तो मुझे यहाँ पे जो है हेडिंग 1 में जो है फर्स्ट एलिमेंट जो है इस अरे में, उसको जो मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर ग्रीन लग जाए, तो वो मैं करूंगा। तब यहाँ पे आपके देखेंगे तो ये जो है बैकग्राउंड कलर जो है इसका ग्रीन हो चुका होगा। तो इस तरीके से हम जो है स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जो है जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको लिखते हैं, फिर उसको इक्वल्स टू लगा के उसकी वैल्यू हम प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि जो है वो डायनेमिकली हम जावास्क्रिप्ट से CSS को चेंज कर सकें। सिमिलरली मैं देखूं हेडिंग 2 का, अगर तो हेडिंग 2 में हम यहाँ पे करते हैं हेडिंग 2, और इसको भी हम सेम कर लेंगे, जीरोथ इंडेक्स डॉट स्टाइल डॉट, इसमें हम कर लेंगे कलर, कलर को चेंज करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम येलो। जैसे येलो लिखते हैं, सेव करेंगे, वापस आएंगे तो येलो हो चुका है, बट ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो इसको जब मैं ब्लू कर लेता हूँ, ब्लू करूँगा, तो अब देखेंगे जाके ये दिख रहा है अब। और सिमिलरली अब हेडिंग 3, और हेडिंग 3 जैसा कि हम बार बार बात कर रहे हैं, ये एक आईडी सेलेक्टर के थ्रू हमने सेलेक्ट किया था, तो इसमें मैं जो है सिंगल एलिमेंट को जो एक्सपेक्ट करता हूँ, और एरे इसमें नहीं बनता है, तो डायरेक्टली हम लिख देंगे स्टाइल डॉट, अब इसमें हम प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है नीचे, हम कुछ भी यहाँ से लगा सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा नीचे आके बॉर्डर को जो है कर देंगे यहाँ से 10 पिक्सल सॉलिड ब्लू, और फिर चेक करेंगे तो यहाँ देखेंगे बॉर्डर भी इसमें जो है लग चुका है। तो इस तरह से हम डायरेक्टली जो है जावास्क्रिप्ट के थ्रू डायनामिकली चेंज कर सकते हैं CSS को। और अब आप सोचोगे कि पहले हमने बात की थी कि हम जो है CSS में ही लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल में लिखते हैं, और HTML में ही, तो फिर हमने ये जो है क्यों यहाँ पर लिखा है। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि जब आप कस्टमाइज वेब पेजेस बनाते हो, तो आपको डिफरेंट जो है बिहेवियर की जो है आवश्यकता पड़ती है अपने एलिमेंट्स के लिए, और उसमें जो आप कभी चाहोगे कि यूजर ये बटन प्रेस कर रहा है, उसके बाद जो है मेरे बटन का कलर जो है ये चेंज हो जाना चाहिए, माउस ओवर कर रहा है देन उसकी वैल्यू कुछ और हो जानी चाहिए। तो इस तरह के चेंजेस जब आपको करने हो, कंडीशनल चेंजेस या फिर डायनामिक चेंजेस, तो आप जो है जावास्क्रिप्ट में इस तरह से CSS को चेंज कर सकते हो। इसमें भी हमारे पास n नंबर्स ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बॉर्डर जब लिखा था, तो आप देख रहे हो जैसे मैं यहाँ पे स्टाइल के बाद डॉट लगाऊंगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज जो है ओपन हो जाती हैं। आप स्लाइड करके जो है सारी जो है चेक कर सकते हो, और 1 बाय 1 सभी को यूज कर सकते हो, और उसके बाद जो वैल्यूज चेंज कीजिए, और उसके बाद हमको कमेंट में जरूर बताइएगा कि सभी को यूज करने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अब चल लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। उसके लिए हम आ जाएंगे अपनी रीडमी में, और यहाँ देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इवेंट हैंडलिंग। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जावास्क्रिप्ट में, जब हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं, और फ्रंट एंड की जब हम बात करते हैं। इवेंट हैंडलिंग, इवेंट लिसनर्स, अब सिंपली टर्म से आप समझ पा रहे होंगे इवेंट हैंडलिंग और इवेंट लिसनर से, कि कोई भी इवेंट जब होता है तो उसको हैंडल कैसे करना है। तो इवेंट हैंडलिंग क्या होता है कि कोई भी इवेंट जब होता है तो उसके बाद आपका रिस्पॉन्स क्या रहना चाहिए, मीन्स कि आप उस इवेंट को जो है हैंडल कैसे करते हो। सिमिलरली इवेंट लिसनर्स, कि कोई भी इवेंट जब हो तो उसको ऑब्जर्व करने के बाद
क्या हमको जो है कॉल बैक फंक्शंस चलाने हैं, क्या उसके बाद हमारे पास ऑपरेशंस होने चाहिए, क्या हमारा रिस्पॉन्स रहना चाहिए यूजर्स के लिए, वो सभी जो है इवेंट लिसनर की हेल्प से हम जो अचीव कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, इवेंट्स अलाउ जावास्क्रिप्ट टू रिस्पॉन्ड टू यूजर इंटरेक्शन लाइक क्लिक्स, की प्रेसेस और माउस मूवमेंट्स। और इनको समझ रहे होंगे हम अब जाके बढ़िया से अपने HTML और जावास्क्रिप्ट फाइल्स में। उससे पहले यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है सिंपल सा, इसको समझ लेते हैं एक बार। अटैचिंग इवेंट लिसनर यूजिंग इवेंट लिसनर, अटैच इवेंट्स यूजिंग एड इवेंट लिसनर। तो सिंपली एड इवेंट लिसनर हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कि 2 आर्गुमेंट्स लेता है। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है इवेंट और सेकंड हमारे पास आ जाता है कॉलबैक फंक्शन। और कॉलबैक फंक्शन क्या होते हैं? वो फंक्शंस जो कि हम यूज करते हैं किसी भी इवेंट के होने पर, जो भी रिस्पॉन्स हम यूजर्स को देना चाहें, वो फंक्शंस जो होते हैं वो हमारे कहलाते हैं कॉलबैक फंक्शन। सिंपली हम समझे, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि जावास्क्रिप्ट में जो है फंक्शंस होते हैं वो फर्स्ट क्लास फंक्शंस होते हैं और उनको हम किसी भी अदर फंक्शन में एज ए आर्गुमेंट पास कर सकते हैं और उनको वेरिएबल्स की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो इसी तरह एड इवेंट लिसनर एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम एक सिंपल आर्गुमेंट भी देते हैं और एक फंक्शन को भी एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं। और यहाँ पर हमने यूज किया है एक एनोनिमस फंक्शन। अब आप बोलोगे कि एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, वो भी अभी हम देखेंगे कि एनोनिमस फंक्शन क्या होता है। उससे पहले हम जरा देख लेते हैं कि ये कोड जो है काम क्या कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो इतना आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने डॉक्यूमेंट से जो भी एलिमेंट एग्जाम्पल आईडी होल्ड करता है उसको सेलेक्ट कर लिया है। देन उसके ऊपर मैंने डॉट एड इवेंट लिसनर ये फंक्शन चलाया है। मीन्स उस एलिमेंट में उस इसको मतलब मैं रिप्लेस कर सकता हूँ सिंपली। अगर मैंने कांस्टेंट ई में अगर इसको एलिमेंट को लिया है तो मैं ई लिख लेता हूँ यहाँ पे, ई डॉट एड इवेंट लिसनर। और एड इवेंट लिसनर क्या करेगा, इसके अंदर हमने जैसे 2 वैल्यू पास की है, एक क्लिक, सेकंड है फंक्शन। तो फर्स्ट वैल्यू जो हम पास करते हैं वो हम पास करते हैं कि जो इवेंट हुआ है। और इसका मतलब क्या होता है कि जो इवेंट मैं करा रहा हूं, मतलब जैसे क्लिक इवेंट, तो क्लिक इवेंट होने पर क्या काम होना चाहिए वो ही हम इसके अंदर जो है एनोनिमस फंक्शन के अंदर पास करते हैं। सिमिलरली पहले एक बार एनोनिमस फंक्शन थोड़ा समझ लेते हैं। और थोड़ा अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे तो चिंता मत लीजिएगा, अभी हम जो है अच्छे समझेंगे जब हम कोड कर रहे होंगे ये सभी चीज़ों को। तो अभी आप ज़्यादा हौश पौश में मत लीजिएगा। अनोनिमस फंक्शन में सिंपली आपको बताता हूँ, फिर सीधे हम वहाँ फाइल में जाके बात करेंगे। अनोनिमस फंक्शंस होते क्या है, जैसा कि इनके नाम से आप समझ रहे होंगे, अनोनिमस फंक्शंस जिनका खुद का कोई नाम नहीं होता है और इनको हम यूज कर लेते हैं एड इवेंट लिसनर फंक्शन के अंदर या किसी भी और जगह हम यूज कर लेते हैं जहां हमको फंक्शन की जो जरूरत नहीं पड़ फंक्शन नेम की जरूरत नहीं पड़ती है। इंस्टेंटली हम जो है बिना नेम के अनोनिमस फंक्शन बनाते हैं और उसके अंदर जो है वैल्यूज पास कर देते हैं। क्या ये जरूरी है? जी नहीं, हम यहाँ पे सिंपली एक फंक्शन भी पास कर सकते थे। जैसे हम यहाँ पे एक फंक्शन क्लिक हमने इवेंट बनाया और यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं हैंडल क्लिक और हैंडल क्लिक हम यहाँ पे पास कर देते और नीचे हम हैंडल क्लिक को डिफाइन कर लेते तो भी ये काम चल जाता। बट हम शॉर्ट करना चाहते हैं अपने कोड को और ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो हम सीधे जो है एनोनिमस फंक्शंस का इसमें यूज कर लेते हैं। तो आई होप आपको जो है चीज़ें यहाँ पे समझ आ रही होंगी और अगर नहीं आई हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। सीधे चलते हैं index.js में और यहाँ पे जो है ये सभी चीज़ें हम कट कर लेंगे। प्रीवियस चीज़ें कट करने के बाद आते हैं index.html में और यहाँ पे जो है हम अब इसको भी कट करते हैं और कुछ बढ़िया सा बनाते हैं। जैसे कि हम हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हम एक बनाएंगे बटन और बटन में हम जो है वैल्यू पास करेंगे क्लिक मी और बटन के नीचे हम यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख लेंगे। इसमें हम टेक्स्ट लिख देंगे सब्सक्राइब टू डेव टू DSA। जैसे ही लिखा, अब आते हैं अपने ब्राउजर में, देखते हैं क्या ये चेंजेस हुए हैं। जी हाँ, ये चेंज हो चुके हैं और अब इसको कट कर लेंगे और वापस आ जाएंगे अपने VS कोड में। अब थोड़ा स्टाइलिंग भी हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे ये कट कर लेंगे प्रीवियस स्टाइलिंग। तो यहाँ पे कंटेनर को जो है हम स्टाइलिंग देंगे थोड़ी सी। कंटेनर से पहले जो हम बॉडी को ही थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। बॉडी को डिस्प्ले हम फ्लेक्स कर लेंगे और अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आ जाएंगे नीचे और कंटेनर जो है हमारा डिव है इसको भी हम थोड़ी स्टाइलिंग दे लेंगे। इसमें भी हम क्या कर लेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन कर देंगे कॉलम और वापस आएंगे, देखेंगे यहाँ पे रिजल्ट्स। यहाँ से थोड़ा हम बॉडी को हाइट एंड विड्थ भी दे लेंगे। हाइट कर लेंगे यहाँ से 100 VH और विड्थ कर लेंगे 100%। वापस आएंगे तो आप देखेंगे ये सेंटर में आ चुका है। थोड़ा बटन पे भी स्टाइलिंग लगाएंगे, कंटेनर बटन और यहाँ से हम कर देंगे कलर ब्लैक। ब्लैक कलर तो शायद मेरे हिसाब से पहले से ही है तो मैं इसको जो है बैकग्राउंड कलर कर दूंगा ब्लैक और कलर जो कर दूंगा वो कर दूंगा वाइट। हम देखेंगे तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है और इसमें मार्जिन पैडिंग लगा देते हैं थोड़ी सी, 1 RM फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड 2 RM फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
तो अब ये सही दिख रहा है। थोड़ा फॉन्ट भी इसका बढ़ा लेते हैं। ये कर लेंगे अब हम यहाँ से 20 पिक्सल। जी हाँ, अब अच्छा लग रहा है। और थोड़ा पैराग्राफ को भी डिजाइनिंग दे लेते हैं, जब थोड़ा हमने टाइम लगा दिया स्टाइलिंग में, पैराग्राफ को भी स्टाइल कर लेते हैं। इसको भी हम थोड़ा फॉन्ट साइज कर लेंगे इसका 18 पिक्सल। वापस आएंगे तो अभी अच्छा दिख रहा है थोड़ा सा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा मेन काम स्टार्ट होता है जावास्क्रिप्ट से। सिंपली आएंगे यहाँ पे, और अब सबसे पहले जैसे कि हमारे पास ये एक कंटेनर है, और फिर इसके बाद हमारे पास बटन है, और फिर ये पैराग्राफ है। तो सबसे पहले हम जो है सेलेक्ट कर लेंगे बटन को। तो कॉन्स्ट बटन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और यहाँ पे एंटर कर देंगे बटन। और ऐसे ही सिमिलरली कॉन्स्ट पैराग्राफ इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और इसमें भी एंटर कर देंगे पी टैग। और इसके बाद हमने दोनों को एक्सेस तो कर लिया है। एक्सेस करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही मैं क्लिक में पे क्लिक करूं तो ये जो है कंटेंट यहां से चेंज हो जाए, और यहां पे लिखा आ जाए सब्सक्राइब्ड। तो सिंपली हम यहां पे लिखेंगे बटन डॉट एड इवेंट लिसनर। जैसा कि हम वहां पे देख रहे थे, जो जो था वैसा ही हम सिमिलर काम यहाँ पे कर रहे होंगे। और यहाँ पे होगा क्लिक। क्लिक के बाद यहाँ बनाएंगे हम एक एनोनिमस फंक्शन, और इसके बाद जो भी फंक्शनैलिटी हमको फंक्शन में चाहिए वो हम इसके अंदर लॉजिक डिफाइन कर देंगे। एस्केप कर लेंगे। अभी जैसे मेरे को क्या करना है, पैराग्राफ एट 0th इंडेक्स जो भी है उसका जो है आप इनर HTML या फिर टेक्स्ट कंटेंट हम करेंगे। टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स टू ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड। तो ये फंक्शन काम क्या करेगा, जैसे ही मैं बटन जो कि मैंने यहां से सेलेक्ट कर लिया है उस पर क्लिक करता हूं, तो जो है पैराग्राफ में जो है 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसके अंदर जो टेक्स्ट कंटेंट है वो हो जाए ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड। तो क्या ये काम कर रहा होगा? मुझे तो नहीं लगता काम करेगा। मैं क्लिक करता हूं, कुछ भी नहीं हो रहा है। और क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने जो है बटन जो है उसको मैंने जो है 0th इंडेक्स का एलिमेंट जो है यहाँ से एक्सेस नहीं किया है, सिर्फ बटन लिया था। और जब टैग नेम से हम लेते हैं तो वो जो है पूरा एरे रिटर्न करेगा। बट जब तक हम यहाँ पे 0th इंडेक्स का एलिमेंट ना ले तब तक ये नहीं चलेगा। वापस आएंगे ब्राउजर में, आप क्लिक करेंगे तो क्या चलेगा? जी हाँ, बिल्कुल चलेगा। ऑलरेडी सब्सक्राइब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इस तरीके से जो है एड इवेंट लिसनर जो है काम करता है, और आप जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स पे अपनी वेबसाइट में डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर जो है ला सकते हो एड इवेंट लिसनर की हेल्प से। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि जो हम बात कर रहे थे एनोनिमस फंक्शंस की, सिंपली मैंने यहाँ पे बना दिया। तो मैं क्या कर सकता था, इसको जैसे मैं यहाँ से इतना कट कर लूँ, कंट्रोल X, और यहाँ पे मैं जो है क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह ये इतने पार्ट की जगह मैं सीधे एक हैंडल क्लिक जो है फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं क्लोज कर दूंगा, और यहाँ पे सेमीकोलन। और अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे फंक्शन हैंडल क्लिक को भी डिफाइन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन हैंडल क्लिक, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये जो भी मेरा था कंटेंट जो मैंने वहां पे लॉजिकल काम कराया था वो मैं यहाँ करा लूंगा। और फिर अब मेरे को जो है दोबारा से इसको सेव करने के बाद रन करना पड़ेगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो सेम जो है काम यहाँ पे हो रहा है। तो ये था एनोनिमस फंक्शंस का पूरा लॉजिक कि एनोनिमस फंक्शन हम क्यों लिखते हैं, ताकि हम इस कोड को शॉर्ट कर पाए। मैं कंट्रोल Z करता हूँ और वापस उसी तरीके का एनोनिमस फंक्शन के रूप में इसको जो है वापस ले आता हूँ। तो ये देखिए, देखने में और बेटर लग रहा है और शॉर्ट लग रहा है। तो इसीलिए हम जो है एनोनिमस फंक्शन जो है लिखना प्रेफर करते हैं, और एड इवेंट लिसनर्स के थ्रू हम जो है अलग अलग इवेंट पे अलग अलग जो है बिहेवियर अपने वेबसाइट में ला सकते हैं। अब सिमिलरली एक और चीज हम देखें तो मैं इसको जरा कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे पेस्ट करूंगा, और फिर मैं इवेंट लिसनर दूसरा चेंज करूँ। यहाँ पे मैं लिखूँ माउस ओवर। माउस ओवर करने पे ही ऑलरेडी सब्सक्राइब लिखा आ जाए। तो जैसे मैं इस पर माउस लाता हूँ तो वैसे ही ये ऑलरेडी सब्सक्राइब हो जाता है, और जैसे ही मैं माउस हटा रहा हूँ तो भी वो वैसा ही रह रहा है। और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं माउस लाऊं फिर ये ऑलरेडी सब्सक्राइब आ जाए, और जैसे ही मैं माउस हटाऊं तो ये वापस से आ जाए सब्सक्राइब टू dev2ds से। तो ये मैं सिंपली कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए वापस आ जाएंगे हम VS कोड में, और यहाँ पे हम लिख लेंगे माउस एंटर, और इसको हम कॉपी कर लेंगे एक बार और फिर से पेस्ट कर लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे माउस लीव। तो वापस चलते हैं। जैसे मैं माउस एंटर करता हूँ ऑलरेडी सब्सक्राइब, जैसे ही लीव करता हूँ तो ये मैं चेंज करना भूल गया था, सॉरी। तो हमको ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना होगा सब्सक्राइब टू dev2ds से। तो अब हम सेव करेंगे, वापस आएंगे, माउस एंटर ऑलरेडी सब्सक्राइब, माउस लीव सब्सक्राइब टू dev2ds से।
माउस एंटर तो फिर चेंज, और लीव करने पे फिर चेंज। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स जो है अपनी वेबसाइट में जो है हैंडल कर सकते हो। और अगर आप और ज्यादा लिस्ट चाहते हो इवेंट्स की, तो आप सिंपली जो है गूगल कर सकते हो जावास्क्रिप्ट इवेंट लिस्ट और इवेंट लिस्ट इन जावास्क्रिप्ट कुछ भी, और आपको जो है सभी जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स जो है मिल जाएंगे, और उसके बाद जो है आप उन पर डिफरेंट ऑप्शन जो है परफॉर्म कर सकते हो। और अब हम वापस आ जाते हैं अपने VS कोड में, और यहाँ से हम मूव ऑन कर लेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, क्योंकि इवेंट लिस्टनर हमने देख ही लिया है। अब हम देखते हैं एनोनिमस फंक्शंस हमने कर लिए हैं, और अब चलते हैं डिबगिंग थ्रू कंसोल। तो मोस्टली चीजें हमने देखी जावास्क्रिप्ट की अभी तक, और अब हम देखेंगे कि अगर आपको कोई भी इश्यूज आ जाते हैं तो वो आप जो है ब्राउजर के थ्रू ही कैसे जो है फिक्स कर सकते हो, किस तरह से वो चीजें जो है सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए हमारे पास क्रोम जो ब्राउजर है उसमें हमारे पास क्रोम डेवलपर टूल होते हैं, और अगर आप कोई और ब्राउजर यूज कर रहे हो तो उसमें भी आपको जो है डेवलपर्स टूल्स मिल जाते हैं डिबगिंग करने के लिए। तो डिबगिंग की हमको जरूरत पड़ती क्यों है? मान लीजिए आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो, छोटा मोटा, अगर आप कुछ भी कोड वगैरह लिख रहे हो, कुछ भी ऐसा हमने जैसे इवेंट लिसनर का भी लिखा, तो इसमें तो हम सिंपली यहाँ पे आके देख सकते थे कि कहाँ हमने क्या गलती की है, फिर हम उसको फिक्स करके फिर हम उसको दोबारा रन कर लेते, फिर हमको आउटपुट शो हो जाता। जैसे कि हमने यहाँ पे किया ही था, सब्सक्राइब टू डेव टू DS से, ये हमको दिख गया था और हमने चेंज कर लिया। बट क्या होगा जब हम हजारों लाइनों का कोड लिखेंगे, लाखों लाइनों का कोड लिखेंगे, उस टाइम क्या होगा, किस तरीके से हम जो है कोड को अपने फिक्स कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जैक्ट उसी लाइन पे आना, उसी चीज पे आना बहुत ज्यादा जो है कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये नहीं कि आप पहुंच नहीं पाओगे और कर नहीं पाओगे, आपको जो है टाइम लगेगा। आप अपने कोड एडिटर्स में भी जो है टाइम लगाओगे तो भी वो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, बट आपको जो है टाइम ही बचाना है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी ही बढ़ानी है। तो इसीलिए जो हम ज्यादातर यूज करते हैं डिबगिंग में क्रोम डेवलपर्स टूल का, जब हम जावास्क्रिप्ट के साथ जो है प्रोग्रामिंग कर रहे हो। और वेब डेवलपमेंट में तो हम क्रोम डेवलपर टूल्स की मदद ले ही रहे होते हैं, चाहे वो फिर HTML हो, CSS हो या फिर जावास्क्रिप्ट हो। तो सिंपली एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे हम यहाँ पे, ज्यादा डीपली हम डिबगिंग वगैरह नहीं देखेंगे, क्योंकि डीप डाइव हम करेंगे डिबगिंग वगैरह में जब हम बैकएंड पार्ट में होंगे, Node.js एंड Express.js हम देख रहे होंगे, उस टाइम पे हम देखेंगे डिबगिंग वगैरह किस तरीके से करते हैं। स्पेसिफिक सेक्शन भी हम रख लेंगे, अगर आप कमेंट डाउन करोगे डिबगिंग के लिए तो हम स्पेसिफिक सेक्शन बना देंगे एक। तो चलते हैं अपने ब्राउजर में, किस तरीके से हम डिबगिंग में यूज करते हैं क्रोम डेवलपर टूल्स का। सबसे पहले आपको इंस्पेक्ट टैब ओपन कर लेना है। इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करने के बाद हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे कंसोल यहाँ पे लिखा है, इसको AI असिस्टेंस को हम कट कर देंगे। तो कंसोल में क्या होता है, कुछ भी एरर्स हमारे आते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो वो हमको जो है कंसोल में जो है प्रिंट होते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। जैसे कि मैं आपको जो है एक बार दिखाई देता हूँ यहाँ पे index.js में। तो सिंपली पहले मैं ये दो जो है यहाँ पे कमेंट कर लूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे जो है बटन में से ये N को अगर मैं यहाँ से कट कर दूं और उसके बाद वापस आऊं, तो जैसे मैं देखता हूं तो PUTTO इज नॉट डिफाइंड, ये जो है एरर हमारे पास आ चुका है। तो इसी तरह से कंसोल में जो है हमारे सारे एरर शो हो रहे होते हैं। जैसे मैं index.js यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे वहां पे जो है रिडायरेक्ट कर देगा जहां पे हमारा जो है एरर दिख रहा है। तो सिंपली अब मैं यहाँ पे क्लिक करके N जैसे प्रेस करता हूँ और एंटर, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से हमारा एरर जो हट चुका है। और जैसे ही मेरे को यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ मेरे पास एरर था, और मैं जाता हूँ यहाँ से सीधे इसको सही कर लेता हूँ, और बटन जैसे ही मैंने एक सही किया तो ये क्लिक करने पे जो है चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से कंसोल हमारी हेल्प करता है, एरर शो करके हमको प्रॉब्लम्स बता देता है कोड में, देन हम उस पर क्लिक करके हम उनको चेक कर लेते हैं। तो अब आप बोलोगे ये तो मैं सिंपली यहीं पे जो है फिक्स कर सकता था, वापस आता तो वही बात मैं आपको फिर से बोलूंगा कि अगर आप छोटा कोड आपके पास है तो आप कर लोगे, और लॉन्ग कोड में आप कर लोगे, बट ये था एक सिंपल प्रोसेस कि आपको जो है कंसोल में एरर मिलते हैं तो आपने फिक्स कर लिया। और अब हम देख लेते हैं एक ब्रीफ ओवरव्यू कि हम किस तरह से डिबगर का यूज करते हैं डिबगिंग में। क्रोम डेवलपर्स टूल में जो हमको डिबगर मिलता है जावास्क्रिप्ट डिबगिंग के लिए। तो जैसे आप ओपन करते हैं कोई भी इंस्पेक्ट एलिमेंट, हम एक बार मैं कट करता हूँ, वापस मैं इंस्पेक्ट कट ओपन करता हूँ, आप देखो कि हमको एलिमेंट्स टैब में यहाँ पे जो है रिडायरेक्ट किया जाता है। मैं कंसोल एंटर करूंगा तो पूरा कंसोल मेरे पास आ जाएगा। मैं सोर्सेज एंटर करता हूँ तो ये हमारे पास जो है ओपन हो जाते हैं सोर्स, जो भी हमारे पास वेब पेज का जो सोर्स है, जितनी भी फाइल्स हमारे पास हो वो हमको दिखने लग जाएंगी। तो ये मेरे पास जावास्क्रिप्ट सेकंड है, इसके अंदर मेरे पास index.html है, फिर index.js है और style.css। तो मैं index.js पे क्लिक करूंगा तो ये फाइल मेरे पास थी, ये हमारी HTML फाइल है, और फिर यहाँ पे हम देखें तो ये CSS फाइल है। और इसके बाद हम यहाँ देखें तो नेटवर्क टैब आपको देखने को मिल रहा होगा, जहाँ पे जो है डिफरेंट स्टेटस कोड्स हमको देखने को मिलते हैं। और स्टेटस कोड्स क्या होते हैं? ये सिंपली कोड्स होते हैं जो कि हमारे डिफरेंट API एंड पॉइंट सेट करने पे जो जो स्टेटस जो हमको दिखना चाहिए वो हमको बताते हैं। डीपली हम बात कर रहे होंगे इसकी बैकएंड पार्ट में, देन परफॉर्मेंस हमको पता चलती है यहाँ से, देन मेमोरी, एप्लीकेशंस, सिक्योरिटी, ये सभी टैब्स जो है अभी हमारे किसी काम के ज़्यादा है नहीं। तो हम सिंपली जो है न्यू टैब ओपन कर लेंगे, इसको कट कर लेते हैं। डिबगर के बारे में अगर हम थोड़ा जानना चाहें तो इसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इंस्पेक्ट टैब ओपन कर लेंगे, हम बिल्कुल एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे डिबगर का, जैसे कि मैंने पहले बात की कि हम बाद में जो है बैकएंड पार्ट में डिबगिंग वगैरह देखेंगे अच्छे से। और अभी हमने बस कंसोल में जो है डिबगिंग वगैरह देख ली कि हम कंसोल के थ्रू कैसे डिबगिंग कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं अब यहाँ से सोर्स टैब में, ताकि हम डिबगर का थोड़ा काम देख लें। कोई भी फाइल मैं ओपन कर लूंगा जिसमें भी मैं चेक करना चाहता हूँ कि कहाँ पे लाइन में क्या इशू है, तो मैं सिंपली जो है किसी भी लाइन पे जो है क्लिक कर लूंगा,
और यहाँ से मैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन देख चेक कर सकता हूँ पूरे प्रोग्राम का, और इस लाइन पे आके रुकेगा और मुझे बता देगा कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो ये दोनों चीज, ये यहाँ पे एंटी का आपका होगा पॉज ऑन अनकॉट एक्सेप्शन और पॉज ऑन कॉट एक्सेप्शन, ये करके मैं सिंपली रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करता हूँ तो हमको यहाँ पे देखने के मिलेगा पॉज इन डिबगर, और यहाँ से मैं अब इसको जो है अपने हिसाब से जो है रिज्यूम कर सकता हूँ स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन को। जैसे ही मैं जो है प्रेस करता हूँ इस पे प्ले बटन पे, ये जो है चलना शुरू हो जाता है। अब आप यहाँ देखोगे पॉज ऑन एक्सेप्शन और सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड नंबर इन जेसन एड, तो यहाँ पे मेरे को जो है कुछ एरर ये बता रहा है, और जिस लाइन तक जो है मैं प्रोग्राम को रन कराना चाहता था, पूरी फाइल को मैं एग्जीक्यूट कराना चाहता था, वहां तक मैंने एग्जीक्यूट कराया और यहाँ पे आके ये पॉज हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ डिबगर हमारी हेल्प करता है डिबगिंग में, और ज्यादा मैं आपको कंफ्यूज अभी नहीं करना चाहूंगा, तो इसलिए मैंने ज्यादा बातें नहीं किया। सिंपली मैंने दिखाया कि डिबगर टूल किस तरह से हम ओपन कर सकते हैं और किस तरह से इसमें चीजें होती हैं। बाकी आपको ज्यादा भी डीप इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अभी हम इसको कट कर लेते हैं और वापस आ जाएंगे अब अपनी VS कोड में और देख लेंगे अपनी रीडमी फाइल में नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जो कि अब हमारा रहने वाला है एनिमेशंस विद जावास्क्रिप्ट। सो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम एनिमेशंस किस तरह से बना सकते हैं वो अब हम देख रहे होंगे। तो जावास्क्रिप्ट अलाउज क्रिएटिंग एनिमेशंस बाय डायनामिकली मॉडिफाइंग एलिमेंट प्रॉपर्टीज। तो जावास्क्रिप्ट में हम डिफरेंट तरीके से जो है एनिमेशंस बना सकते हैं, कस्टम एनिमेशंस हम बना सकते हैं अपने वेबसाइट में। सो किसी भी एलिमेंट की जो है इनिशियल पोजीशन से और एंड पोजीशन तक जाने में जो भी चेंजेस होते हैं वही एनिमेशंस होती हैं बेसिकली, अगर देखें हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल वाइज। सो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमेशंस बना सकते हैं, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। जैसे कि हमारे पास लाइब्रेरीज भी हैं बहुत सारी, जैसे हम देखें जीसैप के थ्रू हम जो है बहुत ही अच्छे अच्छे एनिमेशंस भी हम बनाते हैं, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। अगर आप लोग डिमांड करोगे कि हम जीसैप पर भी एक वीडियो बना दें, पूरा एनिमेशन वगैरह भी हम वहाँ पे अच्छे से सीख लें, तो हम जो है वही कर रहे होंगे। आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं उसके लिए। सो एक एग्जांपल यहाँ पे हमको दिखाया गया है जो कि हम एनिमेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। सिंपली एक पोजीशन वेरिएबल हम ले लेते हैं और फिर हमारे पास एक बॉक्स है और उसमें हम इंटरवल सेट कर दिया है जिसमें हमारी पोजीशन जो इंक्रीमेंट हो रही है, और फिर लेफ्ट से हमारी जो भी पोजीशन इंक्रीमेंट होती है तो उसको जो है हम लेफ्ट से जो है इंक्रीज यहाँ पे कर रहे हैं। सो हम चल लेंगे सिंपली अपने index.html पेज में, और यहाँ पे हम एनिमेशन किस तरह से देख रहे होंगे। सो इसको हम कट कर लेंगे और ये हमारे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर के साथ ही क्या हम एनिमेशन देखेंगे, जी हाँ इसमें ही हम देख सकते हैं। सिंपली आ जाएंगे अपनी style.css में, और कंटेनर पे हमारे पास जो CSS है इसमें हम कर लेंगे इसका कलर रेड। कलर क्या ठीक है हमारे पास ये, तो इसका बैकग्राउंड हम चेंज करेंगे, रेड कर देंगे इसका कलर। रेड हुआ तो इसको अब हम जरा ओपन कर लेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर। जैसे ओपन करते हैं तो हमारे को यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हमने इसकी विड्थ एंड हाइट सेट नहीं की है। तो इसको हम विड्थ दे देंगे यहाँ से 100 पिक्सल, और हाइट भी दे देंगे इसको 100 पिक्सल और सेव करेंगे। तो अब देखेंगे हमको यहाँ पे डिव देखने को मिल रहा है। तो किस तरीके से जो हम इस डिव को एनिमेट कर सकते हैं, उसके लिए हमको क्या करना होगा, हम सिंपली जावास्क्रिप्ट फाइल में आएंगे अपनी और इसको कट कर देंगे, ये सभी कट कर देंगे यहाँ पर, ये भी कट कर देंगे, इसकी अब जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने कंटेनर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम एनिमेशन देख रहे होंगे कि किस तरह से उसमें एनिमेशन, हम बेसिक कोई भी एनिमेशन ऐड करेंगे। सो पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉन्स्ट कंटेनर, और अब हम यहाँ पे लिख लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसके अंदर एंटर कर देंगे कंटेनर अपना। अब हमने यहाँ पे कंटेनर को जो है अपने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम इसमें अब एनिमेशन जो देख रहे होंगे वो हम देख रहे होंगे कि जब भी कोई हमारे कंटेनर डिप पे जो है होवर करे तो वो जो है स्केल हो जाए, उसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाए। तो वो हम कैसे करेंगे, कंटेनर हम लिखेंगे, देन ऐड इवेंट लिस्नर, देन हम कर रहे होंगे यहाँ पे एंटर इवेंट माउस ओवर, और उसके बाद हम यहाँ पे अनोनिमस फंक्शन कर देंगे अपना पास जो कि हम बना रहे होंगे अभी। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे कंटेनर डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म इक्वल्स टू स्ट्रिंग वैल्यू ये एक्सेप्ट करता है स्केल टू और ब्रैकेट क्लोज। जैसे इसको हम सेव करेंगे ब्राउजर में आएंगे तो क्या है चलेगा, तो ये चल नहीं रहा है, तो शायद हमने कुछ गलती की है। जी हाँ, यहाँ पे हमने जो है डॉट नहीं लगाया क्योंकि ये क्लास हमारे पास है कंटेनर। जैसे हम वापस आएंगे और इस पे जैसे हमने माउस ओवर किया, ये साइज जो है बड़ा हो गया, और इस तरीके से जो है हमारी एक बेसिक एनिमेशन यहाँ पे चल चुकी है। और अब मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ी मैं एनिमेशन में और चीजें डालूं, तो इसके लिए मैं सिंपली आऊंगा वापस और यहाँ पे जो है मैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी हटा दूंगा और ये स्टाइल भी हटा दूंगा, और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास लिस्ट डॉट एड और ब्रैकेट ओपन, देन डबल कोट्स हम ओपन कर लिए, और यहाँ पे हम वो क्लास लिखेंगे जिसमें हम एनिमेशंस की जो है सारी प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज दे रहे होंगे। तो सिंपली ये जो लाइन मैंने लिखी है वो करती क्या है, कंटेनर जो हमने ये सेलेक्ट किया था डिव, और क्लास लिस्ट मतलब कि जो भी क्लासेस लिस्ट इसके पास होंगी कंटेनर में
उसमें ये ऐड कर देगा जो नेक्स्ट क्लास हम ऐड यहाँ पे करेंगे। तो जैसे मैं इसको ऐड करूंगा, जो भी उसमें प्रीवियस जो भी स्टाइलिंग होगी वो चेंज हो जाएगी और हमको जो एक एनिमेशन और देखने को मिलेगी। तो सिंपली मैं स्टाइल डॉट सी एस एस में आ जाता हूँ और यहाँ पे एक न्यू क्लास बना लेते हैं कंटेनर स्टाइल्ड नाम से। तो इसमें हम लिख लेंगे बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में हम चेंज करें क्या, बैकग्राउंड ही चेंज कर लेते हैं पहले, रेड से हम कर लेंगे ब्लू। उसके बाद यहाँ पे कर रहे होंगे हम ट्रांसफॉर्म स्केल 2 और ट्रांजिशन भी हम इसमें लगा देंगे कंटेनर में, इसको कर देंगे ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड। ये हमारा हो चुका है। अब मैं इस क्लास को जो है कॉपी कर लूंगा और वापस आएंगे हम इंडेक्स डॉट जेएस में और यहाँ इसको जो है हम पेस्ट कर देंगे, सेव करूंगा, वापस अपने ब्राउजर में चलेंगे। तो जैसे हम इसको करेंगे तो ये देखिए स्मूथ हमारी एनिमेशन चली और बिल्कुल जो है ये कलर भी चेंज हो गया और जो स्केल भी हो गया हमारा डिव। तो हमारा एनिमेशन जो है देखने में प्यारा लग रहा है। बट अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस पर हवर करूँ तो ये जो स्केल हो और जैसे ही बाहर जाऊँ तो ये फिर से रिमूव हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे आएंगे और ऐड की जगह हम कर देंगे टॉगल। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा टॉगल और फिर सेव करूंगा और वापस आऊंगा तो यहाँ पे मैंने जैसे इसको एक बार हवर किया तो ये ब्लू हो गया और मैंने माउस हटाया तो ये सेम, वापस आऊंगा तो ये छोटा हो गया। फिर मैं बार बार जितने बार माउस हवर करूंगा हटा के तो ये बार बार चेंज होता रहेगा। बट मैंने जो सेंटेंस बोला, मैंने बोला था कि ये इधर इस पे आए तो ये चेंज हो, हटे तो फिर वापस डिफॉल्ट पोजिशन में आ जाए। तो उसके लिए हमने जैसे सिंपली पहले किया था हम वही कर सकते हैं, माउस एंटर। ये सिंपल तरीका रहेगा इसको करने का। और इसमें हम कर देंगे ऐड और इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम माउस लीव कर लेंगे। और ये कराने का मेरा एक रीज़न ये है कि मैं जैसे यहाँ पे बता दूं कि जिस तरह से हम ऐड कर सकते हैं उसी तरह से हम क्लास को जो है रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने जो है माउस एंटर माउस लीव आपको बोला। इसको मैं जैसे ही यहाँ पे आऊँ तो ये हो जाता है ब्लू, बाहर जाऊँ तो ये हो जाता है रेड। तो इस तरीके से हमारी एनिमेशन जो है यहाँ पे प्यारी बन चुकी है। सो इसी तरीके से हम जो है डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमेशन बना सकते हैं इवेंट लिस्नर का यूज करके भी, और डिफरेंट तरीके से भी जो है हम एनिमेशन को जावास्क्रिप्ट में बना सकते हैं, जैसे सेट इंटरवल और क्लियर इंटरवल का यूज करके, और डिफरेंट लाइब्रेरीज जैसे जीसैप का यूज करके, और 3D एनिमेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं 3D.js का। सो जावास्क्रिप्ट एनिमेशन का ओवरव्यू लेने के बाद अब हम चल लेते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट रीडमी में और देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या रहने वाला है हमारा। सो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा है कि ये लास्ट टॉपिक भी अब रहेगा, अब बेसिक प्रोजेक्ट विद जावास्क्रिप्ट, बिल्ड अ स्मॉल प्रोजेक्ट टू अप्लाई योर नॉलेज। तो एक प्रोजेक्ट हम बना लेते हैं कि जिससे हम देख लें कि किस तरीके से हमने सभी चीज़ें सीखी हैं। तो बेसिक प्रोजेक्ट हम यहाँ पे देखेंगे और इस वीडियो के बाद जो है मैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे पूरे फ्रंट एंड पे, क्योंकि हमने जो है HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है, उस पर हम पूरे प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे। उसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे, गेटअप देखेंगे और उसके बाद हम देख रहे होंगे बैकएंड पार्ट, और अदर वीडियोस भी अगर आप चाहो तो उसके बीच में हम बना देंगे जो भी आप बोलोगे। कमेंट में आप हमको जो है बता सकते हो जिस भी वीडियोस के लिए ज़्यादा वोट्स आएंगे या जो भी आप बोलोगे वो ही हम जो है कर रहे होंगे। सो चल लेते हैं सीधे अपने टर्मिनल में, बहुत देर के बाद हमारा टर्मिनल का जो है काम होगा। सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पे ls एक बार कर लेंगे, cd कर लेंगे जावास्क्रिप्ट सेकंड में और यहाँ से ls। देन क्या हम न्यू फाइल बनाएं, न्यू फाइल बनाने की हमको ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पे जो है सब प्रोजेक्ट एक बना लेंगे। सिंपली तीनों फाइल्स हमारे पास हैं। तो सिंपली ये HTML का बॉयलरप्लेट तो हमको चाहिए, स्टाइल्स का भी हमको ये स्टाइलिंग का ये नहीं चाहिएगी, और ये भी हम हटा लेते हैं। कंटेनर तक हम रख लेंगे और कंटेनर भी हमको ये चीज़ें नहीं चाहिएंगी, इसको कट कर लेंगे। और अब यहाँ आ जाएंगे हम index.js में, ये हमको कंटेनर में ये भी कुछ नहीं चाहिए। अब सीधे आते हैं index.html और यहाँ से बनाते हैं अपना एक बेसिक प्रोजेक्ट। एक स्मॉल प्रोजेक्ट में हम जो है काउंटर बना लेते हैं, जिसमें कि हम 3 बटन रख लेंगे, एक इंक्रीज काउंटर, डिक्रीज काउंटर और फिर रीसेट द काउंटर, और एक काउंट हम चला लेंगे नीचे, जिसमें कि इंक्रीज काउंट पे जब आप क्लिक करोगे तो काउंट जो इंक्रीज होगा, डिक्रीज पे डिक्रीज, एंड देन रीसेट करने पे वो 0 हो जाएगा। तो सिंपली कर लेते हैं तैयार। यहाँ पे एक डिव बना लेते हैं पहले, बटन कंटेनर। इसमें हम बटन रख लेंगे एक, और यहाँ पे बटन कंटेनर में आईडी रख लेंगे इसकी, इंक्रीज, सेव कर लेंगे और यहाँ पे जो है वैल्यू कर देंगे इसको इंक्रीज, और फिर कंट्रोल C और कंट्रोल V कर लेंगे, रीसेट बीच में कर लेंगे और नीचे हम लिख लेंगे डिक्रीज। और बटन कंटेनर के बाद हम बना लेंगे एक डिव जिसमें हम दिखाएंगे काउंट, और यहाँ पे हम दिखा रहे होंगे काउंट, पैराग्राफ या हेडिंग में हम इसको ले लेते हैं H1, और यहाँ पे हम दिखा रहे होंगे 0 रख लेते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो अब सीधे चल लेते हैं अपने स्टाइल्स में, ये काम हमारा हो चुका है। एक बार हम देख लेते हैं कि दिख कैसा रहा है। ओपन विद लाइव सर्वर, ये हमको दिख रहा है इस तरीके से कुछ, और इसके अंदर जो है सेंटर में हमको 0 दिखना चाहिए।
तो अब आ जाएंगे स्टाइल्स में और यहाँ पे भी हम कर लेंगे अलाइन आइटम सेंटर और JCC जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, देखेंगे तो ये सेट हो चुका है। और अब जो है कंटेनर के जो बटन्स हैं उनको थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं, बटन को स्टाइलिंग दे देंगे। बैकग्राउंड हम कर देंगे इनका ब्लैक और कलर रख देंगे वाइट। यही रखना तो मुझे वो जो है स्टाइलिंग चेंज ही नहीं करनी चाहिए थी। अब ब्लैक एंड वाइट थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, प्रोफेशनलिज्म दिखता है, तो इसीलिए मैं ब्लैक एंड वाइट रख रहा हूँ चीज़ें। और फॉन्ट साइज हम कर लेंगे यहाँ से 16 पिक्सल और पैडिंग कर लेंगे यहाँ से 1 REM एंड 2 REM, सिमिलरली जो हमने पहले रखी थी। देखें सही लग रहा है क्या? जी हाँ। और फिर उसके बाद हम आ जाएंगे अपने काउंटर में, काउंट जो डिव है हमारा, और यहाँ पे हम कर लेंगे काउंट डिव के अंदर हमने H1 लिया था, तो यहाँ सीधे ही हम H1 लिख लेंगे। और यहाँ पे जो हम फॉन्ट साइज ये कर देंगे 30 पिक्सल। 30 पिक्सल से तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं हुआ है, मैं इसको 80 पिक्सल करूँ क्या? अब ये थोड़ा अच्छा देखने में लग रहा है। और थोड़ा बटन्स के बीच में अब हम गैप कर लेंगे। जो ये बटन कंटेनर है, ये बटन कंटेनर हमारे पास था, तो मैं इसको बटन कंटेनर कर देता हूँ, BTN कंटेनर। और BTN कंटेनर में ही जो है सिमिलरली हम जो डिस्प्ले फ्लेक्स लगा लेंगे, सेंटर JCC, और इसको कर देंगे हम यहाँ से गैप 2 REM। अब देखेंगे इनमें गैप अच्छा आ चुका है। तो अब स्टाइलिंग पार्ट हमारा जो है खत्म हो चुका है। अब हम चलते हैं सीधे अपने जावास्क्रिप्ट में और सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे तीनों एलिमेंट्स को और यहाँ से देख लेते हैं आईडीज। ये इंक्रीज सबकी, पहले इसको रीसेट में चेंज कर लेंगे और इसको डिक्रीज, क्योंकि अभी इन्हीं आईडीज की हेल्प से जो है हम इनको यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे होंगे। index.js अब हम करेंगे यहाँ पे आप कॉन्स्ट इंक्रीज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हम जो एंटर कर रहे होंगे आईडी, और कॉन्स्ट रीसेट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसको कर रहे होंगे हम रीसेट, और इसको जो कंट्रोल V कर लेंगे हम यहाँ से सीधे, और इसको कर देंगे यहाँ से डिक्रीज, और इस वैल्यू को भी कर देंगे डिक्रीज। जैसे ये किया, अब सीधे आ जाते हैं अपने एक जो काउंट था, उस ये काउंट था हमारा, इसको हमने जो है आईडी दे दिया है काउंट, और इसको भी हम जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, कॉन्स्ट काउंट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी काउंट। तो सभी एलिमेंट्स जो है हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं, ये हमने देखा था शुरुआत में ही जब हम सेलेक्टर्स देख रहे थे। तो सेलेक्ट करने के बाद अब हमको क्या करना है, सबसे पहले इवेंट लिस्नर लगाने होंगे इन सभी बटन्स पे, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी। सो इंक्रीज पे जब क्लिक हो तो ये इंक्रीज हो, रीसेट पे ये 0 हो जाए, और डिक्रीज पे ये जो है डिक्रीज हो जाए। तो चलते हैं अपनी JS फाइल में। तो सबसे पहले हम इंक्रीज पर इवेंट लिस्नर लगा लेंगे। उससे पहले यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, लेट काउंटर इक्वल्स टू 0, और अब कर लेंगे इंक्रीज डॉट एड इवेंट लिस्नर, और यहाँ पर हम कर लेंगे क्लिक, और यहाँ पे अनोनिमस फंक्शन हम पास कर देंगे। सो जैसे इस पे क्लिक हो तो हम चाहेंगे कि काउंटर की वैल्यू जो हमारे इंक्रीमेंट हो जाए, काउंट प्लस प्लस, और फिर काउंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट जो हमारा हो जाए इक्वल्स टू काउंटर। होगा क्या इससे, हम सिंपली आते हैं वापस, देखेंगे इंक्रीज पे क्लिक करके तो हमारा जो है काउंट जो है बढ़ रहा है। सो फर्स्ट गोल जो है हमारा वो अचीव हो चुका है कि हम जो है इंक्रीज को कर पा रहे हैं। इंक्रीज पे क्लिक करके वापस आते हैं यहीं पे। तो अब इसको जो है हम कॉपी कर लेंगे इंक्रीज को, और यहाँ से जो है हम इसको कर लेंगे पेस्ट, और यहाँ पे हम कर लेंगे अब काउंटर माइनस माइनस, और इसको कर देंगे डिक्रीज, और फिर से अब देखेंगे यहाँ पे आके डिक्रीज पे चेक करेंगे तो ये डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज पे चेक करेंगे तो इंक्रीज हो रहा है। अब एक और बार इसको कॉपी कर लेंगे और फिर से पेस्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पे कर देंगे हम काउंटर इक्वल्स टू 0, 0 करने के बाद, और अब 0 चाहिए किसमें हमें, जैसे हम रीसेट पे क्लिक करें तो रीसेट पे क्लिक होने के बाद काउंटर हमारा 0 हो जाना चाहिए। क्या ये हो रहा है, इंक्रीज करेंगे रीसेट 0, डिक्रीज करेंगे तो ये माइनस हो रहा है, रीसेट पे 0। सो इस तरीके से तीनों फंक्शनैलिटीज जो हमको चाहिए थी, इंक्रीज की, रीसेट की एंड डिक्रीज की, वो हमने जो है अपने प्रोजेक्ट में अचीव कर ली है।
और अब हम आते हैं वापस VS कोड में। अब आप चाहो तो इसको और भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो कोड को, और आप चाहे तो एक फंक्शन बना सकते हो सिंपली, उसी में इस तीनों को जो है रख सकते हो, फिर फंक्शन कॉल कर सकते हो। आप चाहो तो एक पहले फ्रंट पेज बना सकते हो जिस पे आप जो है प्ले का ऑप्शन रखो, फिर प्ले पे क्लिक करने पर ये पेज ओपन हो, ये चीज़ें ओपन हो जाए, आप वो कर सकते हो। और मैं चाहूंगा कि आप ये प्रोजेक्ट जो है बनाओ, और जो मैंने बोला कि प्ले का बटन आप रखो, उसके बाद ये चीज़ें दिखे, वो सभी करो। और फिर जो है आप कमेंट में अपने उस रेपो का लिंक जो है हमको डिस्क्रिप्शन में दीजिएगा, और हम चेक करेंगे कमेंट में जिसका भी प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा बेटर होगा उसको मिलेगा dev2ds टीम की तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट। तो चल लेते हैं वापस अपने VS कोड में। अब हम यहाँ पे देख लेंगे कि कुछ बचा है क्या अपनी रीडमी में। एंड में आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कंक्लूजन। सो इन कंक्लूजन, जावास्क्रिप्ट इज अ वर्सेटाइल एंड पावरफुल लैंग्वेज दैट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड. So this foundation prepares you for the advanced topics as you move toward backend development and complete the full stack solution. So JavaScript के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है, और तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। और कुछ चीज़ें जो बची हैं वो हम देख रहे होंगे बैकएंड पार्ट में, और थ्रू दिस फुल स्टैक डेवलपमेंट सीरीज ये सभी चीज़ें भी हम खत्म कर रहे होंगे। ये चीज़ें जो है मैंने बैकएंड के लिए इसलिए छोड़ी हैं क्योंकि सभी जो है बिल्कुल एक्सपर्ट प्रोग्रामर अभी नहीं है। जैसे जैसे हम इस सीरीज में आगे बढ़ रहे होंगे उसमें ही हम ये सभी और चीज़ें भी देख रहे होंगे। कुछ चीज़ें यहाँ पे लिस्टेड है जैसे डिबगिंग टेक्निक्स, फॉर्म वैलिडेशन, सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन जावास्क्रिप्ट, वर्किंग विद एपीआईज, ये सभी जो है बैकएंड का पार्ट है मोस्टली। तो ये हम सभी देख रहे होंगे चलते चलते इसी सीरीज में। तो बने रहिए हमारे साथ, और आई होप आज की वन शॉट वीडियो आपको जो है अच्छी लगी होगी और सभी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। कोई भी डाउट्स और इश्यूज आपको होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हो। कमेंट सेक्शन आप फुल कर सकते हो बिल्कुल कमेंट्स के साथ। एक भी कमेंट ऐसा नहीं होगा जिसका हम रिप्लाई करने में सक्षम ना हो। तो और एंड में जैसा कि मैं हर बार बोलता ही हूँ, वापस आते हैं हम अपने ब्राउजर में एक बार। यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है न्यू टैब, और यहाँ पे सर्च कर लेना है youtube.com। जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे हमको एंटर कर लेना है, सर्च कर लेना है फिर से dev2ds। जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ पे जो है फर्स्ट पे ही चैनल हमारा आ जाएगा dev2ds। आपको क्लिक कर देना है, और आपको जो है सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी क्योंकि आप यहीं पे वीडियो देख रहे हैं। और यहाँ पे आपको जो है सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर देना है, और नीचे ये सभी वीडियोज़ आप विजिट कर सकते हैं। और एक और मेन बात कि यहाँ पे प्लेलिस्ट का सेक्शन है, तो यहाँ प्लेलिस्ट जो है ये फुल स्टैक डेवलपमेंट प्लेलिस्ट, इसमें आपको सारी वीडियोस जो है 1 बाय 1 देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ से आप जो है एक्सेस कर सकते हैं प्लेलिस्ट और सभी वीडियोस देख सकते हैं। सो हम मिल रहे होंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिनमें अब हम देख रहे होंगे कुछ प्रोजेक्ट्स, और उसके बाद हम शुरू कर देंगे अपना बैकएंड डेवलपमेंट आफ्टर गिट एंड गिटहब। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।